कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा चल रहा है भाई? ये वीकेंड आपका कैसा गया? अच्छा, ये जो वीकेंड है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त गुजरा और सब लोगों का ही बहुत अच्छा वीकेंड जाता है। लेकिन जब मंडे आता है ना, तो मंडे की ख़ास बात क्या होती है? मंडे की ख़ास बात ये होती है कि इस दिन जो है आप ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि भाई अब आपने आज के दिन से जितना भी काम करना है वो अच्छा काम करना है। और हर मंडे आपके लिए रिफ्रेशिंग होना चाहिए। हर मंडे जो है वो आपको ये याद दिलाता है कि जो पिछला हफ्ता था उसकी जितनी गलतियां हैं वो इरेज करके आज से नया और अच्छा काम शुरू करें। आज से वक्त पे पहुंचना शुरू करें और आज से अज़्म करें कि आप कितना पॉजिटिव काम कर सकते हैं। तो अगर हर वीकेंड पे हर मंडे टू मंडे आप अपनी असेसमेंट करें, सेल्फ असेसमेंट करें, तो उसमें से आप देखें कि आपने पिछले हफ्ते क्या काम किया और इस हफ्ते आप क्या काम करने जा रहे हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो। जी हाँ, अपना मुकाबला खुद से ही करें और अपने मंडेज़ को जो है ना वो आपने अच्छा बनाना है। तो जब आप अपना मुकाबला खुद से करेंगे और अपने हर हफ्ते की जो कारकर्दगी है, चाहे वो आप घर में रहते हों, हाउसवाइफ हो या आपका ताल्लुक कहीं से भी हो, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उन्होंने ये देखना है कि पिछला हफ्ता उन्होंने कैसे गुजारा और आज से जो मंडे शुरू हुआ है इसके बाद से लेके वीकेंड तक वो क्या कुछ पॉजिटिव करने वाली हैं। अच्छा जी, पॉजिटिविटी से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह का जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह की बात करते हैं कि भाई अगर किसी के पास बहुत सारे कपड़े हैं और उसकी जो अलमारी है उसमें जगह नहीं है और वो लोगों की मदद के तौर पर भी और एक अच्छे जेस्चर के तौर पर भी अपने कपड़े किसी को देना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? उसके लिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर आपके कपड़े आप किसी को दे देंगे तो भाई ये भी तो हो सकता है कि कोई आपके कपड़ों पे कुछ कर दे, ये भी तो हो सकता है कि कोई आपके कपड़ों का मिसयूज़ करे। लेकिन फिर क्या करें? इतने सारे कपड़े जो अलमारी में रखे होते हैं और फिर नए भी बन रहे होते हैं, तो कपड़े फिर किसी के भी काम नहीं आएंगे। पुराने कपड़े आप पहनते नहीं हैं और जो नए कपड़े होते हैं ना, उनका इशू ये होता है कि जो नए कपड़े होते हैं उनको आप कहाँ लेकर जाएं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आपने करना ये है कि आपने करना है कि जितने भी आपके जो नए कपड़े हैं वो आपने नमक के पानी से धोने हैं। जी हाँ, आपने नमक के पानी से अपने कपड़े धोने हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो कपड़े होते हैं उनकी जो आब है वो बरकरार रहती है, यानी कपड़े नए जैसे रहते हैं। नमक का जो पानी है, जब आप नमक डाल के, यानी कि पहले आप कोई भी बाल्टी में पानी लेंगे, उसके बाद फिर नमक डालेंगे और फिर उन कपड़ों को वॉश करेंगे, तो उससे कपड़े सॉफ्ट भी रहेंगे, उनका कलर भी फेड नहीं होगा और इसके अलावा आपके जो कपड़े की आब है वो बरकरार रहेगी, जरासीम से भी पाक रहेंगे और फिर ये कपड़े आप किसी को भी इस्तेमाल के लिए, पहनने के लिए दे सकते हैं, तो वो भी जरासीम से पाक रहेंगे और आपका ये खौफ डर भी दूर हो जाएगा कि अपने नए कपड़े अगर आप किसी को देना चाहते हैं और वो आपके कपड़ों पर कुछ कर दे, तो वो वहाँ से जो आपकी एक एनर्जी होगी, जो एक आपकी एक फ़ील होगी, वो उन कपड़ों से चली जाएगी। तो कपड़ों को नया रखने के लिए, कपड़ों को सॉफ्ट रखने के लिए, कपड़ों का कलर बरकरार रखने के लिए आप नमक के पानी से कपड़े धो सकते हैं और ये बेस्ट रेमेडी है कपड़ों के लिए भी और बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि आप जो है वो इस तरीके से अपने कपड़े किसी को दे भी सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये कपड़े आपने खुद अपने पास रखने हो तो ये कपड़े आप अपने पास रख भी सकते हैं और नए कपड़ों को जिसमें कल्फ लगी हुई होती है उनको भी आप इस तरीके से वॉश कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो रहा है शहर कायद में? कल भाई बड़ा ज़बरदस्त रहा और कल का संडे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा था। उसकी रीज़न ऐसी है कि मौसम जो है ना, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है हम सबके दिमागों के ऊपर, हम सबके मूड के ऊपर। मौसम जो होता है ना, अगर वो हो जाए औसम और शदीद गर्मी में बारिश की 2 कतरे भी पड़ जाए तो कराची हाइट्स हो जाते हैं खुश। जी हाँ, तो ये मौसम की सूरत हाल है जिससे मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि कराची वाले अब दुआएं कर रहे हैं। जी हाँ, कराची वाले ये दुआएं कर रहे हैं कि बस एक दफ़ा बादल जो है ना वो खुल के बरस जाएँ और बादल खुल के बरसेंगे तो फिर आम खाने का मज़ा भी आएगा और फिर मूड भी अच्छा होगा और मौसम भी अच्छा होगा। लेकिन कल भी गुज़िश्ता रोज़ संडे को भी न्यू कराची में और कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बूंदाबांदी हुई, गर्मी का ज़ोर
कम हुआ और गर्मी का जोर न सिर्फ कम हुआ बल्कि लोगों ने प्लान भी बना लिया, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की कि कराची में बादल बरस सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आज सुबह भी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था और जो लोग कल शाम को एसी चला रहे थे, जिन जगहों पर बूंदाबांदी हो रही थी, उन्होंने अपने एसी ऑफ किए और लोगों ने जो है इस हवाले से ट्वीट्स भी करना शुरू की, सोशल मीडिया पर भी लिखना शुरू किया कि बस अब पकौड़े और समोसे का इंतज़ार है, क्योंकि कराची में बादल बरसने को तैयार है। तो भाई कराची का ये मौसम जो है ये कब तक औसम हो जाएगा, इस हवाले से भी डेफिनेटली आपको बताएंगे। लेकिन कल की जो सूरत हाल रही वो कुछ इस तरह से रही कि कल ओवरऑल जो मौसम था बेहतर था, सुबह में भी मौसम बेहतर था। आज सुबह भी जो है वो हवा में थोड़ी सी नमी थी, थोड़ी सी धूप कम थी, लेकिन अब बस इंतज़ार है तो ये कि कब बादल खुल के बरसेंगे और कब गर्मी का ज़ोर टूटेगा। लेकिन गर्मी का ज़ोर इतना ज़्यादा है कि लोग जो है वो शरबत का और ठेलों के ऊपर जा के जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी जूसेस का जो है वो रुख कर रहे हैं। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन मौसम की जो खबर मैंने आपके साथ में शेयर की है ये है अमेजिंग कि मौसम अच्छा होगा, बारिश होगी तो भाई समोसे, पकौड़े, चाय, बिरयानी और साथ साथ में बारबेक्यू का भी किया जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। तो भाई आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये आपको बताते हैं कि 11 बजे जो है वो मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। तो 11 बजे मौसम रहेगा 36 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 38 सेंटीग्रेड, फिर 1 बजे रहेगा 38 सेंटीग्रेड और फिर 2 बजे रहेगा 38 सेंटीग्रेड। तो ये तो रहेगी मौसम की सूरत हाल। और अब कुछ बात कर लेते हैं तालीमी निज़ाम की कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है। पेपर हो रहे भाई, मतलब लोग पेपर दे रहे हैं। जो आला सानवी तालीमी बोर्ड है कराची का, उसके दूसरे मरहले के इम्तहानात का अब 7वां रोज़ है। अच्छा जी, अब क्या हुआ है कि 11वीं और 12वीं जमात के जो कॉमर्स रेगुलर, कॉमर्स प्राइवेट, आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट्स के इम्तहानात जो हैं वो जारी हैं और इम्तहानात में जो है वो 82,000 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं। सुबह की शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक आर्ट्स रेगुलर, प्राइवेट और खुसूसी उम्मीदवारों डिप्लोमा इन फ़िज़िकल एजुकेशन के जो इम्तहानात हैं वो भी हैं। 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक हो रहे हैं। आज 12वीं जमात का जो है वो पेपर है। अच्छा, सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स समेत दीगर मज़ामीन का जो है वो भी पेपर है। अच्छा, इम्तहान का वक्त जो है वो 3 घंटे पर मुश्तमिल है और इम्तहानी मराकज़ सुबह की शिफ्ट में कायम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 26 इम्तहानी मराकज़ जो हैं उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। तो ये तो है जी सूरत हाल जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब जानते हैं कि माल का हाल क्या है, करेंसी रेट्स क्या हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि जी करेंसी के बारे में बताएं। सो हियर वी गो नाउ कि आज जो है करेंसी रेट्स क्या हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो है 187, फिर कैनेडियन डॉलर जो है वो है 21, फिर उसके बाद यूरो जो है वो 323 है, कुवैती दिनार जो है वो 922 है। एंड देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है यूके पाउंड जो कि 383 है, सऊदी रियाल है जो कि 75 है, स्विस फ्रैंक है जो कि 338 है, यूएस डॉलर है जो कि 285 है। अच्छा जी, अब कुछ जान लेते हैं हम कि भाई जो सब्जियां हैं उनके रेट्स क्या हैं। तो फ़ौरन से आपको बताते हैं ताकि आप ग्रॉसरी करने से पहले ये स्टैटिक रेट्स जान जाएं। हियर वी गो नाउ। सब्जियों के जो रेट्स हैं ना भाई वो इस तरह से हैं कि अगर आप उसमें बार्गेनिंग भी करें तो जो सब्ज़ी फ़रोश है वो आपको कहता है मुझे तो पीछे से बड़ा महंगा आ रहा है। तो भाई पीछे से तो महंगा आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप कमिश्नर कराची के स्टैटिक रेट्स देख लें। टमाटर है 52, फिर उसके बाद आलू है 46, देन व्हाट वी हैव लहसुन 230, उसके बाद अदरक है 575, फिर उसके बाद जो है गाजर है 81 पे, देन वी हैव तुरई 58 पे, फिर उसके बाद लौकी है 58 पे, फिर उसके बाद फूल गोभी 115। वैसे फूल गोभी कौन कौन खाता है आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है। खीरा 58 पे है। अच्छा जी, और भिंडी जो है वो 82 पर है, और फिर उसके बाद जो है प्याज 29 पर है। तो ये सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की और आपको बताया कि भाई किस तरीके से वेजिटेबल के जो प्राइस हैं वो हैं। अच्छा, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है वो एक ऐसी खबर है जो कि थोड़ा परेशान भी कर रही है और हैरान भी कर रही है, लेकिन बात यही है कि बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि कराची के हवाले से ये जो खबर है ये बार बार सामने आ रही है और इस हवाले से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब शहरी इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो जब ये ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं तो वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आते हैं। तो कराची में एक बार फिर जो है वो ज़लज़ला आया और तकरीबन रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, ये जो ज़लज़ला है इसकी गहराई 40 किलोमीटर थी। अच्छा, ज़लज़ले का जो
मरकज़ है मलीर के जनूब मशरिक में 3 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ये बताया गया है कि अच्छा ज़लज़ला ये आया था 10:05 पर। ये सारी सूरत हाल है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कराची में ये ज़लज़ला आया और उसके बाद फिर ये सूरत हाल पैदा हुई है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान हैं और अब तक तकरीबन 40 से ज़्यादा मरतबा जो है वो ज़लज़ला आ चुका है ऑलमोस्ट। अच्छा जी, अल्लाह ताला से हम सब पर रहम करे और अल्लाह ताला से बस तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे शहर को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा, आगे बढ़ते और आपको बताते कि कोई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और वो ये कहते कि भाई मौका मिला तो मैं पाकिस्तान वापस ज़रूर आऊँगा और हम लोग यहीं ऐसे कि हमें मिस किया जाए और हमारे बारे में बात की जाए। तो ये है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच गैरी क्रिस्टन, जिनका कहना है कि अगर मैं पाकिस्तान दोबारा काम करने का मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगा। मैं पाकिस्तान में काम करना चाहूँगा, प्लेयर्स के लिए जाना चाहूँगा, लेकिन मुनासिब हालात में जाऊँगा। अच्छा, मज़ीद वो कहते हैं कि भाई जनूबी अफ्रीका से इनका ताल्लुक़ है और गैरी क्रिस्टन जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ मेरे चंद माह काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे। मुझे जल्द अंदाज़ा हो गया था कि मैं चीज़ों पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं रह पाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे सिलेक्शन के मामलात से अलहदा किया गया तो मेरे लिए बतौर कोच मुस्बत असर रखना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बाकी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने यही कहा है कि वो पाकिस्तान दोबारा आना चाहेंगे। तो भाई हमारा हम जो कौम है बहैसियत कौम, हम लोगों को तो भाई सब मिस करते हैं और हम लोगों के बारे में सब यही कहते हैं कि वो हमारे मुल्क में वापस आना चाहते हैं। अच्छा, एक और ख़बर जो मैं जल्दी से आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ और आप जानते ही हैं कि जो इस वक्त ईरान में सूरत हाल है, उसके बाद अब ये खबर मैं आपको बताती हूँ कि ये खबर कुछ इस तरह से है कि ईरानी हुज्जाज की बहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात का आगाज़ हो गया है। सऊदी अरब ने ईरानी हुज्जाज की बहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया। वज़ारत हज का कहना है कि सऊदी क़यादत की हिदायत पर ईरानी हुज्जाज की देखभाल के लिए ऑपरेशन सेंटर कायम किया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में हुज्जाज के पहले ग्रुप को मदीना से एयरपोर्ट पहुंचाया गया है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने बताया है कि इस साल तकरीबन 76,000 ईरानियों ने फ़रीज़ा हज जो है वो अदा किया है। तो ये सारी सूरत हाल है, ये सारी सिटी अपडेट्स हैं, ये सारी इंटरनेशनल न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। मज़ीद बहुत कुछ है आपके साथ में शेयर करने के लिए, लेकिन वो सारी बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें और सिटी अपडेट्स भी आपके साथ में शेयर। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो भाई अभी आपको बताते हैं कि जो आज अहम हेयरिंग्स हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट में आज सिंध हाई कोर्ट में आज अहम हेयरिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की आज समाअत होने लगी है। रेगुलर और आइनी बेंचेस के रूबरू मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात समेत अहम केसेस की आज समाअत होगी। डिफेंस में नौजवान तशद्दुद केस में मुलजिम सलमान फारूकी की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत होगी। दैन गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी किए थे। मुलजिम सलमान फारूकी अदालती रिमांड पर जेल में है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लापता होने वाले शहरियों की बाजियाबी के हवाले से मुताल्लिक दरखास्तों पर यह समाअत होगी। फिर तफ्तीशी हुक्काम पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। गैर कानूनी तामीरात और चाइना कटिंग के खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत होगी। अच्छा, अभी आपको बताते हैं कि जो सोने की कीमतें हैं वो कहाँ पर है। तो सोने की जो कीमत है उसमें इजाफा हो गया है और जिन लोगों ने सोना ख़रीदना है या बेचना है, तो जिन्होंने बेचना है उनके लिए तो बड़ी ठीक खबर है, लेकिन जिन्होंने ख़रीदना है उनके लिए सैड खबर यह है कि हमेशा की तरह सोने की कीमत में हो गया इजाफा। सोने की मुकामी और बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा हुआ है। सोने की आलमी कीमत $15 बढ़कर $3,432 फ़ी औंस पर पहुँच गई। 10 ग्राम सोना 1206 रुपए और फ़ी तोला 1,500 रुपये महंगा हुआ है। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,11,213 रुपये हो गई। सोना फ़ी तोला बढ़कर 3,63,000 रुपये पर पहुंच गया है। एक तोला चांदी 7 रुपये इजाफे से 3,787 रुपये पर पहुंच गई है। और साथ साथ जो है वो आगे बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि जो दालों के रेट्स हैं भाई वो क्या है। तो दालों के रेट्स जो हैं वो है दालमाश 385 है, फिर जो मूंग की दाल है वो 380 है, फिर उसके बाद मसूर की दाल जो है वो 260 है, फिर दाल चना जो है वो 280 है और फिर काबली चना जो है वो 350 है। तो ये हैं दालों के रेट्स। और अब जो है वो बढ़ेंगे हम हमारे करस्पॉन्डेंट्स की जानिब। हमें अशरफ भाई ने ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ कराची हैं, और इसके अलावा हमें महराज भाई ने ज्वाइन किया है जो कि हम सबके फेवरेट करस्पॉन्डेंट। और जब भी महराज भाई बैठे हों और ख़बरें ना हो, मतलब करंट न्यूज़ ना हो शहर की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक खबर जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और ये एक ऐसी अनोखी खबर है जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि ऐसे भी होता है। मतलब चोरी जो है एक शख्स ने की, जब पकड़ा गया तो उसने इस तरह की बात की कि सब हैरान हो गए और सब लोग ये बात कर रहे हैं कि अच्छा भाई
उस हालत में तो इसको भाग के किसी वॉशरूम की तरफ जाना चाहिए था या फिर इसको ये सोचना चाहिए था कि मैं अल्टीमेटली क्या करूं। इसने बाइक चोरी करने का प्लान बना लिया। मामला क्या है ज़रा देखिए। तो जनाब आपने देखा कि ये बंदा ये कह रहा है क्योंकि इसके पेट की जो सूरत हाल थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए इसने बाइक चोरी करने का जो है वो प्लान बना लिया। अशरफ भाई वेलकम टू द शो। आज की जो मंडे मॉर्निंग है उसमें हमारे न्यूज़ सेशन का आगाज़ एक ऐसी अनोखे चोर से हो रहा है जिसने रीज़न ये दिए कि जी मुझे मोशन लगे हुए थे तो मैंने बाइक चुराने का प्लान बनाया, और आज से पहले उसने कभी इससे पहले कभी ऐसा काम भी नहीं किया। मतलब ये कोई एक्सप्लेनेशन है? नहीं, अब जैसे आपने वो अभी ऑन एयर किया जो वीडियो, उसका बयान, अब ये है कि कोई भी चोर पकड़े ना वो तो कभी भी नहीं मानेंगे कि मैंने चोरी की, इसलिए लेकिन ये तो अनोखा ही चोर निकला। इन्होंने दिया क्योंकि वही जहाज वाले लग रहे हैं ये तो वो जो नशा करने वाले। जी बिल्कुल। अब क्योंकि वो अस्पताल आए, अब अस्पताल में कोई परेशान उसमें आया होगा और ये साहब गए वहाँ पे, अब इनको मोशन लगे थे तो इनको वॉशरूम जाना चाहिए, तो ये बाइक लेके अल्लाह वाली चौरंगी कहा इन्होंने। अच्छा। तो वहाँ जा रहे हैं, कराची में इलाका है अल्लाह वाली। हाँ, तो अब मेन ये है कि जो सिचुएशन है शहर में, क्योंकि पहले बकरीद के लिए तो वैसे ही निकले हुए थे कसाई, जी सबको काटने के लिए निकले हुए थे। अब ये दोबारा से सरगर्म हो गए। सिर्फ यही नहीं, बहुत वीडियोज आ रही हैं स्ट्रीट क्राइम्स की, मगर ये वाला अनोखा ही है कि वो बोल भी रहे हैं कि तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बाइक लेके निकल गया, मोशन करने जा रहा था। सही। अब बहाने तो 1 लाख पकड़ो तो 1 लाख देंगे ऑब्वियसली। लेकिन आपने भी इतनी रिपोर्टिंग की है, आपने भी इतनी मतलब क्राइम को करीब से देखा हुआ है, उनके बारे में लिखा हुआ है, बताया हुआ है, लेकिन आपने ऐसा अनोखा चोर इससे पहले कभी देखा? नहीं भाई, ऐसा एक से एक अनोखे चोर है। अनोखे चोर है। और हैरानगी की बात ये है कि बड़े मजे से कह रहा है कि नहीं सीरियसली इससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। महराज भाई हमारे साथ मौजूद है, और महराज भाई जो है क्योंकि शहर कैद के जो मामलात होते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, SOPs बन रही हैं, ट्रैफिक के निज़ाम में क्या चल रहा है, क्राइम के निज़ाम में क्या चल रहा है, वो निगाह रखते हैं। महराज भाई आपने पहले तो बताना है कि इससे पहले आपने मतलब 1000 चोरी डकैती की वारदातें आपने बताई हैं, रिपोर्ट की है कि जी फला जगह ऐसे हो गया, फला जगह ऐसे हो गया, चोर का ये मौक़िफ़ था, पुलिस ने ये कहा, इस तरह से किसी के घर में जो है वो डकैती हो गई। ये जो अनोखा चोर है इसके बारे में ज़रा आप बताएं, आप क्या कमेंट क्या करना चाहेंगे आप इस अनोखे चोर के बारे में? देखिए मैं इस बारे में तो ये कहूँगा कि जब बहानेबाजियों में तो हम बहुत जो है ना पहले नंबर पे आए, तो वो नहीं है। समंदर के पास खड़े होकर भी अगर बोल रहे होते ना, समंदर भी चीख पड़ता भाई खुदा को मान ले कितनी टोपियां कराएगा। तो ये वो शख्स है। तो बात यह है कि हम अमूमन जब भी इस तरह के चोर पकड़े जाते हैं, क्योंकि नशे का आदी भी फील हो रहा है कि नशे का आदी है, और हमारे जो मोटरसाइकिल की चोरी की जो वारदातें जो है, जो बड़ी भी वारदातें हैं, यौमिया हमारे यहाँ कराची में तकरीबन 100 से 110 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती हैं मजमूई तौर पर। उसमें चोरी की वारदातें ज़्यादा होती हैं क्योंकि चोरी ज़रा आसान होती है। घरों के बाहर खड़ी हुई बाइकें, उसका लॉक तोड़ा या लॉक खुला ले गए। तो इस तरह के चोर जो हैं वो अमूमन जो है बाइकें ले जाते हैं, उसके बाद नशे जहाँ से नशा खरीदते हैं उन्हीं को फरोख्त कर देते हैं, और उसके बदले में उनसे नशा हासिल करते हैं और कुछ पैसे उनको मिल जाते हैं। तो ये भी नशे का आदि कुछ लग रहा है। लेकिन बात यह है कि बहाने की, तो जाहिर सी बात है पकड़ा गया वो, और इतने सारे लोग उसके चारों तरफ मौजूद हैं, और उसको खूब पिटाई भी हुई है उसकी, और उसको बिठाया हुआ भी है। तो वो उसके जो कुछ समझ में नहीं आया, जो मुझे लगता है, तो उसने यही बहाना कर दिया कि भाई मेरा पेट खराब था और मुझे अल्लाह वाली चोरी पे पहुंचना था। कौन सी सेंस है इसके पीछे, कौन सी लॉजिक है कि भाई आप बाइक चुराने जा रहे हैं और आपका पेट खराब है तो आपने बाइक जो है वो चुरा ली? इसके ऊपर तो आपको जो है सीधा वॉशरूम ढूंढना चाहिए, ना कि आप बाइक ढूंढ रहे हैं कि जी मैं वो चुरा के घर लेके चला जाऊंगा। मतलब आपको ये सेंसलेस बयान इसका किस तनाजुर में दिख रहा है कि इसने ऐसे ही एम ही कह दिया, या वाकई जो है वो ये कोई नशा ही भी लग रहा है आपको साथ साथ? नहीं देखिए, इसने कहा तो है वही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर पेट खराब होगा तो सबसे पहले आप घर भागेंगे, ठीक है ना, हॉस्पिटल जाएंगे, या फिर ज्यादा तबियत खराब है तो डॉक्टर की तरफ जाएंगे। ये थोड़ी कि बीच में से आप एक बाइक चोरी करेंगे, फिर इस बाइक पर बैठ के जाएंगे, और आपको ये भी नहीं पता कि उसमें पेट्रोल है या नहीं, और मुझे पकड़ लिया जाएगा या नहीं पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस बेचारे की, बेचारा तो खैर नहीं बोलना चाहिए, चोर है ऑब्वियसली, बेचारा तो नहीं हो सकता। इसकी बुराई थी इस पर बहुत बड़ी, ये जो है वो इस पर सिंध गवर्नमेंट के किसी एक मुलाजिम ने जो है वो इसको पकड़ लिया, और इससे पहले भी वहाँ पर ये रिपोर्ट हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल जो है वहाँ से कई बाइकें जो है वो चोरी हो चुकी हैं इससे पहले भी। तो ये तो मामूल की बात है ना कि कराची में ये जो स्ट्रीट क्राइम है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली ये जो चोर है और जिस तरह से ये पकड़ा गया और जिस तरह
पास इसने बयान दिया है, ये मतलब अनबिलीवेबल बयान है कि आप किस तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जी मैं इस वजह से जो है वो बाइक चुरा रहा था। और वो उसको आप वीडियो में देखिए, वो एम्फेसाइज करके पूछ रहा है कोई बंदा ना कि भाई आप सही बताएं, तो वो कसमें भी खा रहा है कि नहीं मैंने कभी इससे पहले चोरी नहीं की, प्रॉब्लम मेरी ये थी। तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि कराची से क्राइम का जो है वो खात्मा किया जाए, और ये जो स्पेशली बाइक चोरी, मोबाइल चोरी जो है, इसके ऊपर अब कुछ हिकमत अमली बना लेने की वाकई ज़रूरत है, वरना इस तरह के बयानात ही अब सामने आएंगे, क्योंकि अब चोरों को भी समझ नहीं आ रही कि अगर पकड़े जाएं तो क्या बहाने बनाएं। देखिए बात यह है कि हमारे कराची में इससे पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में ये बात बता चुका हूँ कि मनशियात जो है ना वो जड़ है स्ट्रीट क्राइम की। सही, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी क्रिमिनल्स हैं ना उनमें से 80% जो है वो मनशियात के इस्तेमाल करते हैं, वारदात के वक्त भी करते हैं, उसके अलावा फिर जाहिर सी बात है जब बहुत सारा पैसा आ जाता है उनके पास तो उसके बाद भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक ये मनशियात के अड्डों का खात्मा नहीं होगा, मनशियात की सप्लाई को नहीं रोका जाएगा, स्ट्रीट क्राइम को रोकना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि अब देखिए जो नशे का आदी है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई बहुत ही पुराने क्रिमिनल हो और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकला है। सही, इससे ये साबित होता है, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन क्या है, ये अगर नशे की लत में है तो ये अपने घर से बर्तन भी चोरी कर लेगा और बाहर निकल के किसी की बाइक भी चोरी कर लेगा। तो सबसे पहले जो रोकथाम की जरूरत है वो है मनशियात के उसकी जो फरोख्त हो रही है उसको, उसकी सप्लाई चेन को रोकने की, ताकि वो मनशियात नहीं होगी तो कुछ हो सकता है इसका इलाज विलाज हो जाए और ये बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। तो इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। दूसरी बात, इसके इस बयान से हमने भी हमें मतलब तफरी फील हुई है और अजीब सा इसका बयान सामने आया। तो सभी लोग जो देख रहे होंगे नाज़रीन, उनको भी इसमें जो है वो ऐसे ही लग रहा होगा। लेकिन बात ये कि ये भी पुलिस की नाअहली है कि जिसकी बाइक चोरी हुई उसने खुद ही लोगों के साथ मिलकर चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने ना पकड़ा। पुलिस ने नहीं पकड़ा। अच्छा, वजह ये है कि क्या आपको क्या लगता है कि हमेशा जिस तरीके से पुलिस के ऊपर तनकीद होती है और वाकई उनकी जो कारकर्दगी है वो भी कुछ ऐसी होती है, पुलिस वालों को नहीं लगता, या हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये जो इंतज़ामिया है पूरी, उसको नहीं लगता कि अब बहुत हो गई है, अब कम से कम ये बाइक चोर, मोबाइल चोर, ये तो पकड़ लिया करें। देखिए सबा, यहाँ पे मैं बताऊँ, इंटरफेयर कर रहा हूँ कि हमारा जो लॉ है ना वो अंग्रेजों के ज़माने का लॉ है। अब अगर पुलिस पकड़ती है, एट अ स्पॉट भी पकड़ ले, मेरे साथ हुआ था, पुलिस आई, एट अ स्पॉट सब कुछ मिला, गन मिली, वो मिली, मगर गवाह चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि आपका जो कानून मतलब जो लॉ है, जो बुक में लिखा हुआ है, बाय बुक अगर चलते हैं तो आपको गवाह चाहिए, आपको देना होगा, आपको अगर आप सीसीटीवी भी दे देंगे नहीं, गवाह चाहिए। अब मेन ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कोई भी स्ट्रीट क्राइम, तो इसके लिए आपको क्रिमिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। क्रिमिनोलॉजी में उसमें सब आता है कि क्राइम क्यों करते हैं, क्राइम होने की क्या वजूहत है, क्राइम बढ़ने की क्या वजूहत है। ये वो सवालात हैं जो पूरा कराची जो हमारे माइंड में आता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि हम उस पर काम ही नहीं करते हैं ना। कराची में 108 थाने हैं, मेरा साहब बैठे हुए हैं, मुझे बताएं कराची का मुकामी कौन सा SHO लगा हुआ है, कराची का मुकामी कौन सा ऑफिसर लगा हुआ है जो कि कराची को जानता हो, कराची को देखता हो, कराची की गलियों को पता हो। जो आते हैं वो सिर्फ हाथ मुट्ठी गर्म करने के लिए आते हैं। अगर हम पुलिस के ऊपर अगर हम तनकीद करते हैं तो उसको ठीक होने का भी रास्ता देते हैं। जैसे हम जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो PhD किया हुआ उनको आप बैठाएं और उनको बैठा के उनसे पूछें कि ये आप पुलिस सिस्टम जो है या पुलिस गर्दी, आपके IG आते हैं, एक बात बोलते हैं, कहते हैं काली भेड़ें। ओ भाई कितनी काली भेड़ें हैं भाई, अगर 100 भेड़ें हैं बात है, उसमें 1 2 3 4 5 काली भेड़ें निकालें उसको। आपकी तो सारी काली भेड़ें हैं ना। आपकी क्राइम में आपकी पुलिस है, डकैती में आपकी पुलिस है, आपकी स्ट्रीट क्राइम में आपकी पुलिस है। जब उसको पकड़ते हैं, अब आप देखें ना केसेस कैसे आते हैं। अपने साथी पेटी बंद भाई को बचाने के लिए ये क्या नहीं करते हैं, पेटी बंद भाई के ऑफिसर का बेटा कुछ कर दे तो उसको बचा, पूरी पुलिस उतर जाएगी। और अगर मैंने कुछ कर दिया तो मुझे तो फांसी दे देंगे, वो पुलिस ऐसे करती। मेन देखे जो लॉ है ना वो सब के ऊपर बराबर का आपका ID कार्ड अगर चोरी हो जाए, आप उसकी रिपोर्ट लिखवाने चले जाएं तो वो भी आपके लिए ऐसा होता है कि पता नहीं कोई आपने गुनाह कर दिया, आप क्यों चले गए, क्या मसला हो गया, उसके ऊपर जो है वो इतने ज्यादा मसले मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हालात है हमारे यहाँ पुलिस के और पुलिस स्टेशन के अंदर। आम आदमी इतना डरता है, इनको तो पहले गैप जो है उसको, उस डिस्टेंस को, आम आदमी और पुलिस के डिस्टेंस को खत्म करना चाहिए ना, कि भाई लोग एतमाद करना शुरू करें। भाई अभी मेराज साहब ने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी कि स्पेशल थाने वगैरह बन रहे हैं कराची में, मॉडर्न थाने, उसमें आपको यहाँ जाना वहाँ जाना, ये कहाँ कितना करेंगे आप। सही, क्योंकि जब थानों में ही क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका क्रिमिनल माइंड है, मतलब ठेले वाले से पैसे लेते हैं आप,
मतलब इस शहर को अगर ठीक करना है ना, मेयर कराची क्या कहता है, मेयर कराची जाके ठेले लगवा रहा है। मेयर कराची जो बेचारा साफ करा कर पार्किंग की जगह बनवा रहे हैं को जो है वो ठीक कराते कराते थक गए। लेकिन इधर आओ तो वो मोबाइल आप देखें वहाँ गुजरे कहीं पे भी ना, जहाँ ठेले लगे रोडों पे लगे हुए हैं, वो पान के केबिन, उसके केबिन लगा के वो बैठे हुए हैं, चाय के केबिन। अब वहाँ मोटरसाइकिलें लग रही हैं गाड़ी में, वो 3-3 मोटरसाइकिलें लगा के। हमारे अभी शहरी भी ऐसे हैं, मतलब वो ऐसे बाइक छोड़ के जाते हैं कि वो अगर उनकी शनाख्ती कार्ड देखो ना तो वो रोड जो है उनके वालिद साहब की होती है, जैसे वो लगाते हैं ना, चाहे गाड़ी हो या अगर कराची में जिनके पास गाड़ी आ गई खुदा ना खास्ता, मतलब एक होती है लिमिट, उर्दू में जो कहते हैं ना औकात, औकात से ज्यादा मिल जाता है तो वो पागल हो जाते हैं। रोड पे देखें आप के कैसे बाइक लगाते हैं, कैसे गाड़ी लगाते हैं, उनको ये तमीज नहीं, बाहर जाते हैं। ये 2 घंटे की फ्लाइट है पूरी, यहाँ से दुबई गई, ऐसे पार्क करके दिखाएं वो, मान जाऊंगा, सारी आपकी औकात मान जाऊंगा, आपको सलूट मारूंगा कि आपसे बड़ा कोई शहरी नहीं है। दुबई में जाके बिल्कुल शुद्ध पतंग ना, बिल्कुल सीधे उड़ते हैं, क्योंकि शुरता आएगा कुछ नहीं सुनेगा, किसको कॉल करनी है, किसको क्या करनी है, वो कानून है वहाँ पे, वो कुछ नहीं, वो पिस्टल विस्टल लगा के नहीं घूमते हैं। शुरता आता है बस वैसे ही आपका दम निकल जाएगा, आधा दम आपको शुरते को देख के निकल जाता है। यहाँ पे पुलिस वाले को देख के दम क्यों नहीं निकलता है? 50-100 रुपए। बल्कि यहाँ पर अगर आप देख लें ना कि कोई पुलिस मोबाइल खड़ी हुई है या पुलिस वाला कहीं से गुजर रहा है तो लोग कहते हैं भाई अल्लाह की अमान, मतलब करीब, अब मैं अगर लुट भी गया हूँ तो इनको बताने के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा, कम से कम नहीं, सॉरी, मैं नहीं इनको जाके रिपोर्ट कर सकता। पता चले वो मेरे से चोर पकड़ने के बजाय वो मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे, क्यों, क्या, किस लिए, तुम यहाँ से क्यों जा रहे थे, इस तरह के सवालात होते हैं। इंसान परेशान हो जाते हैं, भाई मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, मैं ट्रॉमा में हूँ, और उल्टा मैं ही बताऊँ कि भाई मैं कहाँ जा रहा था, मैं कहाँ से आ रहा था, पहले चोर पकड़ लें, बाद में मुझसे इन्वेस्टिगेट कर लें। मेराज भाई ये तो सूरत हाल है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के तरीकेकार क्यों नहीं बताए जाते कि आम आदमी से बात कैसे करनी है, जो ट्रॉमेटाइज है, जिसकी चीजें चली गई, जिसका मोबाइल छिन गया, जिसके घर में चोरी हो गई, जिसका कीमती सामान चला गया, तो उनको तो कम से कम ये बताना चाहिए ना कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट विद पीपल एंड हाउ टू ट्रीट योर ओन पीपल। लेकिन इन लोगों का ऐसा नहीं है, वो इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है बस उसका ही प्रॉब्लम है, वो चोर भी पकड़ के लाके दे कि वो वहां से गया था, वो इधर गया था। तो दिस इज दी करंट सिचुएशन ऑफ आवर सिंध पुलिस, और अल्लाह करे कि ये सिचुएशन बेहतर हो जाए। शो में यह वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे, और ये है उन शहरियों के लिए जो कि एसओपीज़ को हवा में उड़ा देते हैं, जिनके लिए एसओपीज़ मैटर ही नहीं करती। कोई भी कहीं से भी कमिश्नर कराची अलर्ट जारी कर दे, लेकिन उनको एंजॉय करना होता है, पिकनिक पे जाना होता है। ये मामला जानेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई एक नया सरप्राइज़ कराची वालों के लिए और आवाम के लिए होता है, और ये सरप्राइज़ है पेट्रोल प्राइसेस का। पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं हाई हो गए हैं, पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनके प्राइसेस भी जाहिर सी बात है हाई हो गए हैं। तो आवाम के लिए महंगाई का एक और बोझ, खाम तेल और डॉलर महंगा होने के अमल ने पेट्रोलियम मसनूआत आवाम की पहुंच से अब कर दी है दूर, और पेट्रोल हो गया है महंगा। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। अच्छा, वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर महंगा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। अच्छा जी, तो ये सारी सूरत हाल है और पेट्रोल हो गया है महंगा। और जैसे ही इसकी खबर आ जाए ना, मतलब अगर 2 दिन पहले भी ये खबर आ जाए ना कि जी पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, तो बस समझे पेट्रोल महंगा हो गया और शहरी हो गए परेशान। ये कब तक चलता रहेगा अशरफ भाई? कोई रिलीफ की कोई सूरत हाल नहीं है? देखें, अभी सिचुएशन सबा देखें तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन पूरी दुनिया जिससे हिली हुई है, इसराइल ने जो ईरान पे अटैक किया, तो उसके बाद ईरान ने भी रिप्लाई किया है। तो इसकी वजह से सप्लाई चेन है कि इंटरनेशनल हम देखते हैं, अब वो मिसाइल चल रहे हैं, आप सोचें अब वो क्योंकि अपनी सालमियत के लिए ईरान सब कुछ कर रहा है, उधर से वो भी इसराइल भी कर रहा है, बाकी ममालिक भी कंसर्न, यूनाइटेड नेशन भी बैठ गई। लेकिन इस कंसर्न पर मैं बताऊँ 10% खाम तेल महंगा हो गया है। अब उसका असर, क्योंकि पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, पेट्रोल और डीजल 85% इंपोर्ट करता है, 15% मुकामी तौर पर रिफाइनरी बनाती हैं जो हमारी गैस फील्ड्स है। 32 गैस फील्ड हैं, उससे जो हमारा निकलता है 15 या 16% टोटल हमारी डिमांड के हिसाब से सप्लाई चेन मुकामी तौर पर होती है। बाकी हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल डीजल और रॉ मंगाते हैं। जो PSO है वो हमारा मेजर इम्पोर्टर है, वो मुल्क की जो डिमांड है उसका 80 या 79% जो है सिर्फ PSO एक पाकिस्तान स्टेट ऑयल इंपोर्ट करता है। और साथ ही सबसे बड़ा कंसर्न एक तो आपका खाम तेल महंगा हुआ, साथ ही देखा जाए जब से बजट आया, क्योंकि ईद की तातीलात के बाद देखें तो आज अभी आते हुए देखा है डॉलर आपका मुसलसल महंगा हो रहा है, ईद के बाद से अब तक 2 रुपये महंगा हो गया।
तो आप कोई चीज़ मंगाते थे पहले 281 का, अब 283 का मंगा रहे हैं, तो 2 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं। तो 2 रुपए की जो कॉस्ट है वो भी आपका ऐड हो गया प्राइस में। फिर आपका खाम तेल महंगा हुआ, तो अभी जो प्राइस है, जो मैंने खैर 5 रुपए तक का दिया था, लेकिन हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 95 पैसा कर लें तो 8 रुपए महंगा कर दिया, और पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे, तो टैक्स पर मिला के आप 5 रुपए। ये तो अभी वो है कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट आया है। अभी ये जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल इम्पैक्ट आया है, जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है, और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हुई है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि बजट वफाकी पेश हुआ है, और वो जो 1 जुलाई से वो मंजूर होने के बाद इतलाक होगा, तो पर लीटर जो आपका कार्बन लेवी लग रही है 2.5 रुपए, वहाँ पे वो मजीद हो जाएगा। फिर आपके साथ जो है आपका पेट्रोलियम लेवी है, जो इस वक्त 78 रुपीज़ है, उसको 100 रुपए तक करने की तजवीज़ भेजी गई है। अगर वो मंजूर होती है तो इट्स मीन के 22 रुपए वो बढ़ेगा, 2.5 रुपए ये बढ़ेगा, तो 24.5 रुपए का इम्पैक्ट आपको 1 जुलाई से वो अलग नज़र आएगा टैक्स की कीमत में। मैं करंट सीनियर में बात करें जो अगले 15 रोज़ के लिए जो बढ़ाया है, तो तकरीबन 8 रुपए डीजल फी लीटर महंगा हुआ है, पेट्रोल 5 रुपए महंगा हुआ है। अब इसकी बुनियादी चीज़ देखें ना, सबसे पहले बात के पूरे मुल्क की सप्लाई चेन होती है कराची से, और कराची से आपका सबसे बड़ा जो है आपका गुड ट्रांसपोर्टर है। अब वो क्या करेगा, 8 रुपए पर लीटर बढ़ा है, और यहाँ पे ये भी बताऊँ कि 60 या 50% जो है आपका ईरानी स्मगल डीजल इस्तेमाल होता था, वो अब बंद है बॉर्डर की वजह से, क्योंकि उन्होंने सब कुछ क्लोज डाउन कर दिया है। ईरानी डीजल आ नहीं रहा है, स्मगलिंग हो नहीं रही, तो लोकल डिमांड बढ़ जाएगी। जो मैं अब अगले महीने डाटा दूंगा, जो हर महीने देता हूँ, यकीनी तौर पे डीजल की जो है डिमांड आपको अभी से बता रहा हूँ 20 to 25% बढ़ जाएगी, क्योंकि स्मगल डीजल निकल जाएगा जो लो कॉस्ट का था। जब महंगा डीजल आप अपनी गाड़ी में डालेंगे, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आप यहाँ से लाहौर जा रही माल लेके, पहले आप ले रहे थे 2 लाख रुपए, अब डीजल 8 रुपए पर लीटर बढ़ा है, तो कितने लीटर लगेगा? अब आप बताएं, प्राइस किराया कितना बढ़ जाएगा, तो वो कॉस्ट किस पे आएगी? जो माल मेरा यहाँ से लाहौर गया है, तो पर प्रोडक्ट जैसे वो 20,000 रुपए बढ़ाता है ना, तो पर प्रोडक्ट पे वो उतना बढ़ा देगा। अब जो प्राइस है वो किस पे कौन देगा? अवाम ही प्राइस देंगे। अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं कि भाई ये रिलीफ के नाम पे क्या मजाक होता है, कुछ दिन के लिए खबर आती है रिलीफ हो गया, उसके बाद फिर से प्राइसेस जो है वो हाई हो जाते हैं। अब ये महंगाई की जो रफ्तार हम दावे कर रहे थे, हुकूमत का हमने कंट्रोल कर लिया मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। अब आप ये देखें ना, ये जो इम्पैक्ट आएगा, आपकी बिजली आगे चल के महंगी होने जा रही है, गैस महंगी होने जा रही है। आज वैसे मॉनेटरी पॉलिसी उसका भी ऐलान किया, तो उसमें ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो महंगाई की रफ्तार आपके घट के 5% से नीचे आई हुई, एवरेज जो है औसतन जिसे कहते हैं 4.6 है। तो आप क्या समझती हैं, डीजल पेट्रोल बिजली गैस ये महंगी होगी, तो आवाम पे जेब पे बोझ आएगा, और साथ में महंगाई की रफ्तार फुल प्रेशर से मैं बताऊं कि 8% आ जाएगी। क्योंकि अगर ये इसका इम्पैक्ट, ये तो अभी बजट आएगा तो आपको पता चलेगा, जब 1 जुलाई से सब चीज़ें पे टैक्सेस लगेंगे। ये तो एक तरफ ऐलान करें ना, आधी बातें कि हमने रिलीफ दिया है, रिलीफ दिया है, तो जब वो टैक्सेस का इम्पैक्ट आएगा, तो आपके ऊपर महंगाई की रफ्तार दुगनी बढ़ जाएगी। यानी अगर पिछले साल के मुकाबले 4% है, तो ये 1 जुलाई से अगर हम जो इम्प्लीमेंट होगा वो चली जाएगी 8% पे। मगर यहाँ पे देखें कि सबसे बड़ी बात कि आज हम, जैसे आपने कहा कि हमने दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी आज इम्पोर्टेंट मईशत का अहम दिन है। गवर्नर स्टेट बैंक बैठेंगे माशी आदत-ओ-शुमार का जायजा लेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 11% शरह सूद है, तो देखें इस वक्त आपकी जंग, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस, आपकी इंपोर्ट बिल, डॉलर महंगा हो रहा है, इन सब को देखते हुए वो कह रहे हैं कि ना, मैंने जो खबर दी है वो 56% कह रहे हैं शरह सूद बरकरार रहेगी 11%, और 44% कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट आधा फीसद कम हो सकता है। लेकिन जो सिनेरियो है उसमें जो इंटरनेशनल सिनेरियो भी हमें देखना है, क्योंकि आगे चल के वो अगला फ्यूचर आउटलुक देखते हैं अगले 2 महीने में क्या है। तो मुझे अगले 2 महीने में महंगाई नज़र आ रही है, और उसकी वजह से जो है शरह सूद तो कम नहीं होता है। सही, पहली बिजली और गैस के बिलों ने जो है वो आवाम का जीना दूभर किया हुआ है, और अब पेट्रोल महंगा होने से, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से बाकी चीज़ों के ऊपर भी ग्रेजुअली असर पड़ना शुरू हो जाता है। महराज भाई, आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? एक तो महंगाई, ऊपर से गर्मियाँ, बिजली के बिल, सेहत के मामलात, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवाम की परेशानी का बायस हैं। अब ये नया जो पेट्रोल बम है ये आवाम पे गिरा दिया गया, कैसे देख रहे हैं, कैसे मैनेज करें आवाम? ये गरीब आवाम क्या करें? नहीं, यकीन करें कि अब मैनेज करना ना, ये लफ्ज़ अब बोलना आसान है, सही, अब मैनेज हो नहीं पा रहा है। सही, मतलब इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो भी परेशान है, और जो बेचारा 50,000 रुपये कमा रहा है उसका हाल तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि वो किस तरह से मैनेज कर रहा होगा। कैसे मैनेज? वो किराए के घरों में रहते हैं। हाँ। फिर आज
इस महीने आप अपना जो ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो आपको पता है जी मैंने राशन जो है वो 20,000 का लेना है। हाँ। लेकिन अगले महीने जब आप जाते हैं तो वो 25 पे पहुंचा हुआ होता है या 22 पे पहुंचा हुआ होता है, 23। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल नहीं है। हाँ। सबको ये परेशानी है कि अगले महीने में क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबको ये परेशानी है कि अगले महीने क्या होगा, और ऊपर से ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, अब फिर इसका जो है वो एक आ गया है कि जी अब ये बढ़ रही हैं और बढ़ गई हैं। तो इस पे करेंगे मज़ीद बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। तो ईद के बाद जो है लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शहर से भी और घूमने फिरने की जगहों से भी, तफरीही मुकामात से भी अच्छी खबरें आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक दिन पहले जिस तरीके से ये 5 नौजवान थे जो कि पिकनिक के प्लान के ऊपर गए, और फिर उसके बाद जो है इनमें से 3 नौजवान जो हैं वो वहाँ डूब गए। अच्छा जी, हॉक्स बे पर नौजवानों के डूबने का ये वाक़या है। फिर वहाँ पर रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन किया, एक शख्स को निकाला जो कि बेहोश था, फिर एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया, और एक शख्स की जो लाश है वो आज निकाली गई है। तो ये वाक़या हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि पानी का बहाव इतना था कि गुज़िश्ता रोज़ जो रेस्क्यू टीम्स थी उन्होंने ये ऑपरेशन जो है वो रोक दिया था कि भाई पानी का बहाव ज़्यादा है, अब कल सुबह जो है वो हम ऑपरेट करेंगे, और उनके मुताबिक यही था कि इस सारे तनाजुर में जो लाश है वो खुद ही बाहर आ जाएगी। ये सब चीज़ें कहना आसान होता है, लेकिन यकीन करें जिनके घर से लोग जाते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। इस सारी सिचुएशन का ज़िम्मेदार कौन होता है? अशरफ भाई, घर वाले जिम्मेदार होते हैं जो पूछते नहीं है कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई उनसे सवाल जवाब नहीं होता, या वहाँ पर मौजूद जो आपका सी है वहाँ पर जो मुताल्लिका हुकाम होते हैं, जो लोगों को देख रहे होते हैं, जो उनके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि कोई समंदर में आगे तक ना जाए, कोई डूब ना जाए, वो कहाँ होते हैं? ये ज़रा बताएं। देखें सबा, वो तो होते हैं, लाइफ गार्ड्स होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आपकी साइली पट्टी है। हाँ। अगर हम हॉक्स बे जाएँ, फिर आपका मतलब कैनप की तरफ जाएँ, वो इतना बड़ा है, तो वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में वो लोग नहीं, मगर वो फिर भी आके लोगों को मना कर रहे होते हैं। सही। और जब ये मैं बताऊं कि ईद के दौरान, क्योंकि ईद पे छुट्टी होती है तो लोगों को जाना होता है घूमने, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल पूरी फैमिली को लेके, तो वो जाते हैं। तो कमिश्नर कराची ने ईद पे जो है पाबंदी लगा दी, दफ़ा 144 की। सही। और कहा था कि कोई भी समुद्र की तरफ जाएगा तो उसको दफ़ा 144 गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि देखें बुनियादी चीज़ ये जो मंथ चल रहे हैं जून जुलाई, इसमें मछलियाँ पकड़ने को भी मना होता है, ठीक है। और उसके साथ जो है हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है, एक हाई टाइड। समुद्र में करंट बहुत ज़्यादा होता है, जो लहरें हैं उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही होती हैं, तो पानी जो है वो जब वो वापस जाता है उसका करंट इतना होता है कि आपको भी पकड़ के ना वो बिल्कुल ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप हाथ पाँव भी मारेंगे तो आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए रोका जाता है, कोई उस पर अमल दरामद नहीं होता है। जब हमने ये कमिश्नर कराची का आया था तो मिराज भाई, हमने फ़ौरन तौर पे हम अपनी रिपोर्टर ने उनको भेजा, उन्होंने पुलिस को लेके गई। अफसोस का मुकाम है, पुलिस खड़ी हुई, वो कह रही बस लगा हुआ है, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, पीछे से 2 लोग समुद्र में जा रहे हैं। 144 नाफिज है, और हमारी जो करस्पॉन्डेंट है वो वहाँ पर गई, और उन्होंने जाके वहाँ पर आगे ये रिपोर्ट किया कि वहाँ पर कोई ऐसी रोकथाम नहीं हो रही कि लोगों को रोका जाए या बताया जाए कि भाई यहाँ पे अलाउ नहीं है फिलहाल। अब वो वहाँ पे भी सिटी 21 ने अपना काम किया, पुलिस वालों को कहा कि पुलिस वालों को उनको SHO साहब को बोला कि इसको भेजो, इनको रोकें। उन्होंने कहा अच्छा कर नहीं अभी भेजें, वो जिद में आ गई हूँ कि भाई हम कैमरे पे हैं और दिखाएं आप, तो तब भी वो खड़े हुए हैं। वो मेन ये देखें, बेसी ये है कि दोनों तरफ से ना आवाम को भी देखना चाहिए कि नॉर्मल पिकनिक्स, देखा गर्मी है तो सब कोई बच्चों को लेके और सब फैमिली को लेके, मैं भी गया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गया हूँ, मगर जब वो बाहर लाइफ गार्ड जो बैठे हुए होते हैं और देखें वो वहाँ के मुकामी हैं बलोच और बहुत अच्छे होते हैं, वो आके वो क्या कहते हैं, भाई मत जाएं, समुद्र बहुत तेज़ है, बच्चे हैं आप मत जाएं। क्योंकि बच्चे हम क्या बोलते हैं, साहिल पे तो हैं, बिल्कुल कह रहे हैं नहीं जाएं। क्योंकि वो जो पानी यहाँ के जो बार बार टकरा रहा है ना, जब वो वापस जाता है तो मिट्टी भी साथ लेके जाता है, तो गड़ा बन, आपको अंदाज़ा नहीं होता कितनी वहाँ पे गहराई है। अब वो समझाता है लोगों को, कुछ समझ में आ जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भाई पानी क्या है, भाई हम तो बहुत बड़े हैं। सही बात है। भाई से पूछे, आज तो सारी इंस्टा रील्स जो है वो हम यहीं से जो है वो बना के जाएंगे, लेकिन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह से वाकयात ना हो। जब पता है आपको कि हाई टाइड है, जब आपको पता है कि ये जो मंथ होते हैं जून जुलाई के, इसमें पानी जो है उसका बहाव तेज़ होता है, इनफैक्ट रेस्क्यू वाले जो है वो रेस्क्यू नहीं कर पाए, तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि नाहक जाने जब जाती हैं तो बड़ा दुख होता है। और हमारे जो ये पिकनिक है ना, ये इसीलिए होते हैं
कि भाई इनके ऊपर जाके लोग एंजॉय करें। और फिर सारी बात वही आ जाती है कि जो कोस्ट गार्ड होते हैं या लाइफ कोच होते हैं, ऑब्वियसली वो उस टाइम पर वो इतनी बड़ी साहिली पट्टी होती है कि वो मौजूद नहीं होते, लेकिन सवाल यही होता है कि वो समंदर तक पहुंचे कैसे, क्या उनको किसी ने देखा नहीं, क्या किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। उनके साथ जो लोग गए थे उनको भी चाहिए था कि वो फौरी तौर पर किसी को इन्फॉर्म करते, लेकिन वहाँ पर भी 10,000 इशूज़ होते। तो इस सारे क्योस से बचने का बेहतर तरीका जो है वो यही है कि आप लोग जो है इस हवाले से एहतियात बरतें। जो SOPs आपको कही जाती है आप वो फॉलो करें। ईद के बाद पिकनिक पे पाबंदी थी, लेकिन फिर भी City21 ने आपको दिखाया कि क्या सूरत हाल थी। उसके फ़ौरन बाद भी पानी का बहाव तेज़ था, ये 3 नौजवान जो है वो डूब गए। इसके अलावा City21 जब खबर नशर करता है तो खबर का असर होता है, और ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक हॉस्पिटल है अमराज़ कल्ब का, जहाँ पर AC ख़राब हो गए थे। तो जो दिल के मरीज़ थे वो परेशान थे, उनके जो तीमारदार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। City21 ने खबर नशर की, उनकी इंतज़ामिया जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतारिक हुई, और हुआ कुछ इस तरीके से कि ये जो कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब है, यहाँ पर दाखिल जो मरीज़ थे वो दुहाइयाँ दे रहे थे। AC प्लांट बंद होने से दर्जनों मरीजों की शदीद गर्मी में हालत गैर होने लगी थी। फिर शदीद गर्मी में AC ठीक कराए जाए, मरीजों और तीमारदारों की ये हुकूमत से अपील सामने आई। City21 जो है इन लोगों की आवाज़ बना, और अब इंतज़ामिया मुतारिक हुई, और ये कहा जा रहा है कि जी 3 से 4 दिन में जो है यहाँ पर जो AC है वो ठीक कर दिया जाएगा। तो ये तो सूरत हाल है जी हमारे हॉस्पिटल्स की, कि वहाँ पर मरीज़ों के साथ जो है इस तरह की ट्रीटमेंट होती है। सबसे जो कहना चाहिए हसास जो शोबा होता है आपका, वो दिल का शोबा होता है, और वहाँ पर अगर AC बंद हो जाए तो आप सोचें मरीज़ किस हालत में होंगे। सो City21 आपको बताता है कि कराची में क्या कुछ हो रहा है, और जब हमारी खबर पर एक्शन हुआ तो डेफिनेटली जो वहाँ पर मरीज़ थे, वहाँ पर लोग थे, वो उन्होंने बिल्कुल शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे मरीज़ों के ये हालात हैं। तो इस पर हमने आपको ज़रूर बताया कि जी ये हमारे ख़बर के ऊपर एक्शन हुआ है। मिराज भी हमारे साथ मौजूद थे, अशरफ भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। शो में यह वक्त है ब्रेक का, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, लेकिन ख़बरें तज्ज़िये बहुत ज़्यादा होती हैं। अब जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आगे की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, हेडलाइंस ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। वेलकम बैक। तो अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में बच्चे होते हैं और वो आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। अगर ये बात सगे बहन भाइयों तक हो, यानी कि आपस में एक फैमिली है, एक कपल है, उनके 3-4 बच्चे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ठीक है, बहन है, भाई है, वट है, वो बात ख़त्म हो जाती है, और वो बड़े मज़े से कहते हैं हमारे बच्चे बहुत लड़ते हैं। लेकिन अगर यही बच्चे उनके बहन भाइयों से लड़ें, या कोई तकरीब हो, दावत हो, दोस्तों में हो या कहीं और हो, तो ये लड़ाइयाँ, ये मासूम लड़ाइयाँ इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि लोग अपने पूरे ख़ानदान छोड़ देते हैं कि फ़लाँ के बच्चे ने हमारे बच्चे को ऐसे कह दिया, फिर भाई के बच्चे ने ऐसे कह दिया। वालिदैन को, घर के बड़ों को इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्योंकि अगर आप इन मासूम जहनों पर अभी से ही ये रिवेंज, ये नफ़रत और ये मुकाबलेबाजी की आदत डाल देंगे, तो बड़े होकर ये सोसाइटी में क्या करेंगे, जो घर में आपस में अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ या मिलने जुलने वालों के साथ इतनी रिवेंजफुल थॉट लेके चलेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सकीना ज़फ़र, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और हमारे साथ जो हैं वो ज़फ़र रज़ा भाई हैं, जो कि माहिर तालीम हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? गुड। सकीना बड़ी खुश लग रही है, लग रहा है मौसम का असर है, मौसम बेहतर हो गया कराची में। मौसम कहाँ बेहतर हुआ है? अभी कुछ बेहतर हुआ है, हाँ, कल हुई है थोड़ी सी बूंदाबांदी, मौसम थोड़ा हुआ है बेहतर। अच्छा ये बताएं कि वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? आप लोग अपने बहन भाई छोड़ देते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, अजीज़ो क़ारिब छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि छोटे बच्चों की लड़ाइयाँ आपकी अना पे बनाती हैं। देखिए, बच्चों की लड़ाइयाँ जो है ना वो तो होती है वक्ती, हाँ, मगर वालिदैन की जो रद्द अमल होता है ना, वो तो आपकी ज़िंदगी पर बच्चों के नक्श हो जाता है कि भाई देखें चाचा ने ये कह दिया, चाची ने ये कह दिया। छोटे छोटे देखिए घर से शुरुआत होती है। लाइक बच्चे देखते हैं कि अम्मा जो है कैसे बिहेव कर रही है। देखिए माँ का इसलिए कहा गया कि किरदार बड़ा मजबूत होना चाहिए सिखाने के अमल में। बाप तो रोटी कमाने जा रहा है बाहर, अम्मी हैं घर में, तो वो देखती हैं कि उनकी फूफो के साथ कैसा रवैया है, जिठानी के साथ कैसा रवैया है, सास के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बड़ा इसको पिक करते हैं छोटी उम्र में। आप देखेंगे ना, जैसी अम्मा बिहेव करेगी ना वैसी बच्ची भी कर रही होगी। सही कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर होता है वैसे ही बच्चे बिहेव करते हैं, वैसे ही बच्चे जो है वो करते हैं। तो हमें अपने घर का माहौल आसपास का, क्योंकि हम खट से ब्लेम कर देते हैं स्कूलिंग को, तो विच इज़ नॉट गुड। आई थिंक हमें घर से बच्चों को ज़रा थोड़ी तरबियत देनी चाहिए, इसके बाद फिर हम मूव ऑन कर सकते हैं। घर का जो किरदार है अम्मा का, वो बड़ा अहम है इसके अंदर, बहुत अहम है।
जफ़र भाई, आप कैसे एलेबरेट करेंगे इस सिचुएशन को कि वालिदैन को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, घर के बड़ों को जो वहाँ पे रह रहे होते हैं वो उनको क्या करना चाहिए? देखिए इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे बात करने के लिए जो है ना 2-4 मॉर्निंग शोज भी कम है। चले बस ठीक है, हम 2-4 मॉर्निंग शोज जो है वो कर लेंगे, लेकिन आप मैंने आपको लास्ट में जब मैं आया था आपके प्रोग्राम में, मैंने आपसे कहा था कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, हाँ, बच्चे वो करते जो हम कर रहे होते हैं। हाँ। अब देखें जिस तरह हम मतलब हम एक लड़का और लड़की की शादी इसलिए कर देते हैं कि दे आर फिजिकली ग्रोन अप, दे शुड गेट मैरिड, सही, ठीक है, भाई लड़की बड़ी होगी शादी कर दे, सही, लेकिन क्या उन लोगों के अंदर एक फैमिली को चलाने का, संभालने का के गट्स हैं? सही। अब जिस तरह पेरेंट्स अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं उसी तरह बच्चे भी सीखते हैं। अगर मियाँ बीवी आपस में चिल्ला चिल्ली और गुस्सा और गालियाँ और ये और फिर ब्लेम गेम फला, तो बच्चे भी यही चीज़ सीखेंगे, सही, और वो चीज़ फिर कंटिन्यू चलेगी। सही। तो अगर पेरेंट्स जो है शुरू से, यानी जब बच्चा 3 साल का हो जाए तो फिर उसके सामने लड़ाई ना करें सबसे पहले, सही। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बच्चे के सामने ऐसे रिजॉल्व करें जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे कॉन्फ्लिक्ट हो रिजॉल्व। सही। अब आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलेगा हाँ। कि वो समझेगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। सही। अब भाई बहनों का तो ऐसा होता है कि वो एक लम्हे में दुश्मन होते हैं, हाँ। और अगले लम्हे में दोस्त होते हैं, जो सगे भाई बहन होते हैं। बिल्कुल, यही मैंने कहा ना कि अपने भाई बहनों से ऐसी लड़ाई होती है, सगे बहन भाइयों से आप लड़ रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आपकी दोस्ती हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन वो बीच का जो वक्त है, जो लड़ाई है, जो बुलिंग हो रही है, जो गालियाँ दी जा रही हैं, या जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फिजिकल जो फाइट हो रही है, वो वही चीज़ है जो वो अपने माँ बाप को देखता करते हैं। बिल्कुल सही। सही। हाँ। और अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ एक और भी चीज़ है कि भाई कोई आदमी है, अगर कोई लड़का साइको होता है तो कहते हैं यार इसकी शादी कर दो सही हो जाएगा। हाँ, ये क्या है, एक अजीब ये डिवाइड डाली हुई है कि हाँ बिल्कुल किसी की बेटी की जिंदगी खराब ना करे। अब वो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब अब बच्चे तो हो गए, अब उनके सामने आप बिल्कुल जानवरों की तरह रह रहे हैं, तो बच्चा भी तो वही चीज़ सीखेगा कि हर कॉन्फ्लिक्ट को जानवरों की तरह सॉल्व किया जा रहा है। सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते। पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं करते। जो है किसी बात पे इख्तिलाफ है, मुझे अगर अपनी बीवी से, तो मुझे कहना चाहिए, उसको बता देने कि भाई ये चीज़ है, ये आप ऐसे कर रहे हैं, मैं अनकंफर्टेबल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लड़ना शुरू कर देते, वही चीज़ बच्चे पिक कर रहे होते हैं, और वो फिर वो यही चीज़ करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स जो जिस तरीके से एजुकेट करते हैं या जो रिएक्ट करते हैं, मतलब 2 भाइयों के बच्चों में आपस में अगर लड़ाई हो जाए तो आप देखें कि वो बच्चों को समझाने के बजाय आपस में एक दूसरे से वो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। वो आपस में एहसास कमतरी, एहसास बरतरी, कौन ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, किसके बच्चे के पास क्या ज़्यादा चीज़ें हैं, वो अपने लिए खुद नेगेटिव चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। भाई ठीक है कि आपके बच्चों के पास जितनी चीज़ें हैं वो दैट्स फाइन इनफ। अब अगर वो दूसरे बच्चों से मिलते हैं या वो इम्प्रेस होते हैं या लड़ाई होता है, या वक्ती तौर पर बच्चे लड़ते भी हैं खिलौनों के ऊपर, गेमिंग के ऊपर, किसी के घर गए तो जाके लड़ाई हो गई, या एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो वो क्या होता है कि बच्चे बेचारे 2 घंटे बाद वापस खेल रहे होते हैं शाम को, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं कि नहीं हमारे बच्चे को फलाना ने ये कहा तो अब हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। ये क्या माइंडसेट होता है? ये कौन से माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो बच्चों की लड़ाइयों को पूरे पूरे खानदानी मसले बना लेते हैं? देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि बच्चों में कीना नहीं होता, वो लड़ झगड़ के फिर एक हो जाता, वो कीना, लेकिन वो कीना बड़ों में होता है। फिर बड़े क्या करते हैं कि अच्छा उसने वैसे बोला तो वो बस फिर वो बात। और आजकल तो अब हमारा कुछ ट्रेंड ही ऐसा हो गया फैमिलीज का, अब हमारे अंदर पेशेंस और टॉलरेंस फैमिली के लिए ख़त्म हो गया। देखिए चीज़ें जिसके पास ज़्यादा हो कम हो, चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती है, लोग प्यार करने के लिए होते हैं। हम लोग ज़रा कुछ उल्टे हो गए, चीज़ों से प्यार करने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे। इतना ही रिश्ता रखते हैं, उस वक्त रखते हैं जब तक मतलब है। सही, ठीक है ना? तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा जो चीज़ हम कर रहे हैं वही चीज़ हमारे बच्चे पिक कर रहे हैं। सही। तो इससे जो नेक्स्ट हमारे पास जो जनरेशन आएगी वो हमसे ही बदतर होगी। मतलब इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हम उनको जो दे रहे हैं वो यही पिक करें। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज होते हैं, मतलब अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें बचपन से यही सिखाया कि अगर कोई कज़न घर में आया है तो आपने उसके साथ में लड़ना नहीं है। बल्कि मैं तो ये करती थी कि मेरे पास जितनी भी टॉयज़ होते थे, सारी चीज़ें होती थी, मैं उनके सामने रख देती थी। अगर झगड़ा हो भी गया है तो फ़ौरन से जाके खुद ही आपस में एक दूसरे को मना लिया, पेरेंट्स तक शिकायत ही नहीं लेके गए। उल्टा डांट पड़ती थी कि तुमने ही कुछ किया होगा। ये अभी तक भी है कि अगर कोई कहे ना तो मेरे पेरेंट्स जो है वो कहेंगे अच्छा ठीक है तुम्हारी कोई ना कोई, वो इसलिए
क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई बात आगे बढ़े या बच्चों के दिलों में जो है वो कुदूरते हों। मेरी अम्मी हमेशा ये कहती थी कोई बात नहीं, बहन है, अगर कह दिया तो क्या हो गया, वो भी तो खाला की बेटी हैं, वो भी तो मामू की बेटी हैं, वो भी तो पप्पो के बच्चे हैं, वो भी तो बहन भाई हैं। तो हमेशा कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि वो आपस में जो है वो ख़ानदान में ख़वातीन ने बात करना बंद कर दी हो, ख़वातीन ने कोई कंपटीशन करना शुरू कर दिया हो। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है फैमिली सिस्टम को मेंटेन करने की। हम रिश्ते रखना चाहते हैं, हाँ, ये सबसे एक्चुअल में क्वेश्चन ये सही। अगर हम अब हम बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, हम सिर्फ उस वक्त रिश्ता रखते हैं जब हमारी ज़रूरत हो किसी के साथ, ठीक है ना। तो जब हम हमारा एटीट्यूड यही है, हमने कहा ठीक है भाई अभी इनके साथ नहीं रखनी, ठीक है कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है बिगाड़ लो, दफ़ा करो, सही ना। तो पहले दौर में ये होता था कि रिश्तों की बड़ी अहमियत होती थी, लोग रिश्तों को रिटेन करना चाहते थे कि यार हमारे रिश्ते टूट ना जाए, हमारी फैमिली ना टूट जाए, हम डिवाइड ना हो जाए। अब ये थोड़ी सोचते हैं, अब रिश्ते बर्डन बन गए हमारे लिए, सही। तो वो चीज़ हम इसी तरह चला रहे। हाँ। और पूरा फैमिली का जो सेटअप है वो बिल्कुल इसी चीज़ पे चल रहा है। फिर ये होता है कि वो बच्चों की लड़ाई से बात फिर ऊपर, और फिर डिस्टेंस, फिर कदूरतें, फिर कीना, और फिर पता चला कि जी अब मैयतों पे मुलाकात हुई, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल, हाँ, एक्सट्रीम पे चले गए। और अगर आप रीजन पूछे तो क्या हुआ कि लड़ाई जो है वो बच्चों से शुरू हुई थी, बच्चों से शुरू। फला के बच्चे ने किसी फला के बच्चे को कुछ कह दिया, तो ये लड़ाई वो थी। सकीना, आप कैसे जो है ना इसके ऊपर एलिब्रेट करेंगी, आप किस तरीके से समझती हैं कि क्या ख़वातीन का इसमें बहुत अहम किरदार होता है, माओं का, खलाओं का, फुप्पियों, जो घर की जो लेडीज़ होती हैं उनका कितना अहम किरदार होता है इस चीज़ को मेंटेन करने में? ठीक है, अब सब अलग अलग रह रहे होते हैं, सबका अपना सेपरेट सिस्टम होता है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज अभी भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। और जो लोग, जितने भी लोग सेपरेट रह रहे होते हैं, डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई रीज़न होती है कि भाई हमारी फलां से नहीं बनी या फलां से नहीं बनी। आपको अलग रहने का पूरा हक है, आपको अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का पूरा हक है, लेकिन जब आपके रिश्तेदार ही नहीं होंगे तो आप मिलेंगे किससे? मतलब आप अपनी खुशियाँ किसके साथ में सेलिब्रेट करेंगे? आपकी बहन नहीं मिलती, आपका भाई नहीं मिलता, कोई और नहीं मिलता, तो फिर सारी खुशियाँ क्या गैरों के लिए रह जाती? अच्छा, आपने अभी एक बात की थोड़ी देर पहले कि मेरी कजन्स आती थी, हाँ। तो हम कोई लड़ाई वड़ाई होती थी, हाँ। तो हम सॉल्व कर लेते थे। तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि जो अम्मियों का बड़ा किरदार है, तो हाँ। आपकी अम्मी समझदार थी, तो हाँ। शी टोल्ड यू कि भाई आप इस तरह से हाँ, खुद मैनेज बहनें करो। हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा, कुछ मैनेज करना, देखिए जो फड्डे होते हैं ना बच्चों के अंदर, वो बहुत भोले होते हैं बच्चे। हाँ, वो आपने कहा ना, खुद ही आप सवाल कर रहे हो, खुद जवाब भी है उसी के अंदर, हाँ। कि वो खुद बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। Solve थोड़ी कर देर बाद वो खुद खेल रहे होते हैं, बड़े लड़के बैठ जाते हैं। हाँ। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, मैं खुद उससे बिलोंग करती हूँ, तो उसके अंदर जो है वो इस तरह का रवैया होता था कि अगर अम्मी नहीं है मेरी घर पे मौजूद, तो दस्तरखान लग गया है, और वो हाथ से अगर हम खाने वाले तो हमें हाथ से हमारी चचियों ने खिलाया है। बिल्कुल वही ना, समझ लो आप बात को। तो वो कभी भी ऐसा कुछ भी मिसबिहेव नहीं करते थे हमारे साथ, या ताने नहीं होते थे, या कोई भी ऐसी बात नहीं होती थी। इवन उनका बच्चा अगर हमसे कोई गलत बात कर रहा है, कोई लड़ाई हो गई तो है, वो उसी को उल्टा डांटते थे। हमें, क्योंकि हमारी अम्मी उस वक्त मौजूद नहीं है। सही, हाँ, आप समझ बिल्कुल, लो। हाँ। तो ये चीज़ें जो है ना पुराने ज़माने में बड़ी ज़्यादा अच्छी थी, मगर जब से ये मोबाइल का दौर आया है, हम बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से अलग हो गए। बच्चों ने भी इतनी शायद बॉदर नहीं किया चीज़ों को ओन करने का, क्योंकि पीछे से जो चलते हुए आ रही थी। अब वो अम्माएँ जो हैं वो चाहती हैं कि हम मोबाइल में रहें, हम सिर्फ टीवी ड्रामा सीरियल्स देखते रहें, तो वो उन्होंने प्रेफर ये किया कि हम अलग हो जाते, सेपरेट हो जाते। जब हम सेपरेट हो जाते हैं ना, तो पेशेंस, देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम का बच्चा, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे में इतना पेशेंस है, अगर आप मुझे कोई बात कहोगे मैं पेशेंटली सुन लूंगी उसको, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। मगर आजकल की जनरेशन आप बिठाओगे ना, आप उससे गलत बात कहोगे ना, वो खट से आपको उसका जवाब भी दे देगा और रिएक्ट भी करेगा। वो कभी बर्दाश्त, क्योंकि उनमें पेशेंस ही नहीं रहा। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ बड़े ही नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दरगुजर करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी ने कह दिया और बस आपने बवाल मचा ली। हमें तो बड़ी डांट पिटती थी कि आपने मुंह कैसे बनाया। हाँ, अगर किसी ने आपसे पानी मांग लिया है, लेकिन मैं आपको एक बहुत भाई सलाम क्यों नहीं किया, मामू आए आपने सलाम क्यों नहीं किया, भाई आपने इग्नोर कैसे किया, आपने मुंह कैसे बनाया, मुंह कैसे बनाया, बिल्कुल चाय का बोल दिया तो ये चीजें देखिए, शायद आप भी इससे बिलोंग करती है तो आप इस एग्री कर रहे हो, मगर हमारी जनरेशन नहीं करती। आप समझ रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। वो ठीक है, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। ये सारे इश्यूज सेपरेट रहने वालों के, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में पले बड़े हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई वही जनरेशन एक्स और वाई जो है ना, वो हम रहे हैं बड़ी फैमिलीज को, हमारे वैल्यूज को, चीज़ों को मैंने मतलब हमने बहुत पहले। अब जो जेन जी है, उसके बाद अभी जो जेन अल्फा ख़त्म हुई है, 2025 से जनरेशन बीटा शुरू हुई है, ये तो बिल्कुल ही निराले हैं। सही, मतलब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन बस हमारा स्पेस होना चाहिए।
सही, हमारी privacy लेकिन होनी अच्छी चाहिए। और खुशी की बात ये कि हम जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं ना वो सबसे अच्छी रही है, क्योंकि उसके अंदर एटिकेट्स भी रहे, तरबियत भी रही है, और हम लोगों को ये पता भी है कि किसके साथ किस तरह से डील करना है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस जनरेशन पे जो है ना, अल्फा पे, जेन जी पे, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को किस तरीके से ग्रूम करें और ऐसा क्या तरबियत और तालीम उनको दें कि वो अपने साथ में सारी चीज़ों को लेकर चलें, और जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हों तो उनकी तालीम और तरबियत उनको दूसरों से अलग करें, ना कि वो ये बताएं कि ये कितने बदतमीज़ बच्चे हैं, ये पता नहीं इनके पेरेंट्स ने इनको तमीज़ सिखाई है या नहीं सिखाई है। आप जिस भी जनरेशन से बिलोंग करते हो, रिस्पेक्ट की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी, चाहे ज़माना कितना भी एडवांस हो जाए, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी से आगे चले जाएं, आप कितने भी फास्ट हो जाएं, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, अगर वो आपके बच्चों में नहीं है या फिर अगर उसको आप कैरी ही नहीं करते तो फिर वो तमाम एजुकेशन, वो तमाम टेक्नोलॉजी बेकार है। क्योंकि हमने तो यही सुना है ये ज़फ़र भाई कि भाई जो बच्चे अदब करते हैं उनके साथ भी लोग अदब से ही पेश आते हैं, उनके साथ भी मामलात जो हैं वो आगे इसी तरह से बेहतर होते हैं। और आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, ये सकीना मौजूद हैं, ज़फ़र भाई मौजूद है, माशाल्लाह से मैं बताना चाहूँगी दोनों भी हस्बैंड वाइफ हैं। तो आप लोग किस तरीके से मिल के इस चीज़ को बेहतर बनाते हैं बच्चों के लिए या वैसे फैमिली सिस्टम के लिए? ज़ाहिर है हम दोनों को भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है। हाँ, हालांकि गुस्सा हमको, मुझे भी आ रहा होता है, इनको हाँ, भी शायद आ रहा होगा सही कि चलो भाई एक आध फाइट करें मुंह लेकिन ऐसा होता है कि हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बच्चों के सामने छुपाना पड़ता है, या हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को उनके सामने वैसे सॉल्व करना पड़ता है जैसा हम चाहते हैं कि वो आगे सॉल्व करें अपनी ज़िंदगी। सही सही सही, बिल्कुल अच्छा, सही लेट कह मी रहे हैं। टेल यू, हाँ, होता ये है कि शादी की जब शुरुआत होती हाँ, है ना, हाँ, तो हम शायद आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे जी, हैं, मगर जी। ये कि मैं अब इसी से कनेक्ट हाँ, करेंगे बात, हाँ, कि जब शादी की शुरुआत होती है ना तो इंसान बहुत टची हुआ होता है, एक दूसरे पे यकीन की बहुत कमी होती है, यकीन नहीं आ पा रहा यकीन नहीं होता। होता, तो उसमें बहुत सारे फड्डे हो रहे होते हैं मियाँ बीवी के। अगर तो आपके बच्चे जल्दी हो गए तो वो सब देख रहे होते हैं, अगर आप सेटल नहीं हुए तो हाँ, ये हकीकत की बात बता रही, कोई ये नहीं बैठे कि हम कैमरे पे बैठ के बात सही। कर रहे हैं, मगर ये है, होता है सही। क्योंकि औरतें जो है ना इनसिक्योर होती हैं काफ़ी हद तक, सही। क्योंकि घरेलू खवातीन जो होती हैं वो इनसिक्योर होती है कि आदमी बाहर जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है हाँ, जिंदगी हाँ। में, तो बहुत सारे सवाल होते हैं, फारिग होती है सबसे। सही। मैं तो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हूँ, हाँ। औरत जो फारिग है ना हाँ। वो फड्डे कर रही है घर में, सही। सीधी उसको बिजी करवा दो, वो फड्डे नहीं करेगी। बिल्कुल सही कह रही। तो उसके अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, बच्चे अगर आपके जल्दी हो गए तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्या रवैया चल रहा है, किस तरह फड्डे हो रहे हैं, अम्मा क्या करती हैं, पहले सही होती हैं एकदम बिल्कुल फिट होती हैं अम्मा, ड्रामे देख रहे हैं, अम्मी अपनी अम्मी से बातचीत चल रही है, नानी से, जैसे शौहर घर में आया है वो बीमार भी हो गई है, उसने हालत भी अपनी और मजीद ख़राब कर ली है, तो फिर और क्या होगा, मुझे बताइए। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर वो जाहिर सी बात है एक लिफ्ट पड़ती है और बच्चों के ऊपर उसका बुरा असर भी पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप बचपन से ही बच्चों को ये तालीम या तरबियत या रिस्पेक्ट करना या लड़ाई झगड़े से दूर रहना, पेशेंस और अपनी कोई चीज़ उठा के किसी को दे देना, गुडविल जेस्चर, चैरिटी, लोगों के साथ सिला रहमी नहीं सिखाएंगे तो आगे जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आप देखिए कि वो उनका को अलग ही दुनिया के लोग होते हैं, उनको किसी के इमोशंस के साथ में कोई परवाह नहीं होती। अगर पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को यही टारगेट देंगे कि आपने पढ़ना है और आपने कमाना है और आपने कुछ अलग करना है, आपने गाड़ियाँ खरीदनी है, आपने बैंगलो बनाना है, और उनके अंदर वो ये बात डालते ही नहीं है, वो ये समझाते ही नहीं है कि सबसे पहले आपने अच्छा इंसान बनना है, आपने बहुत अच्छी बात सबसे पहले आपने ओबीडियंट बनना है। ये चैरिटी वाली जो आपने बात की ना, बिल्कुल। देखिए चैरिटी जो है ना, आप देना बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल आप सदका दे रहे हो, हाँ, अपने बच्चों के हाथ से दिलवाएं। Exactly, अगर आप ये अभी हाँ, बकरा ईद गुजरी है, बड़ी ईद गुजरी है, तो इसके अंदर बहुत टची हो जाते हैं, स्मेल आ रही है और ये हो रहा है, बच्चों को बहुत सेफ, यही आप जब वो हिस्सा गरीबों के लिए कटता है, कुर्बानी होती है, तो वही अपने बच्चों के हाथ से दिलाना शुरू से स्टार्ट करें, उनको देने की आदत है, देने की आदत डालें। क्योंकि बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर अपना शेयर करूं, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरी जो तरबियत है ना वो इसी तरीके से की। मुझे हमेशा मेरे अब्बू ने ये कहा कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं तो 1 रुपया चैरिटी के लिए रखें। बिल्कुल। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप उसके इक्विवेलेंट चैरिटी करें। अगर आप कोई नई चीज़ लेकर आएँ तो आप उसकी इक्विवेलेंट कोई ना कोई ऐसी चीज़ चैरिटी करें। तो जब आप अपने बच्चों को या
वालदैन या चचा, फुप्पी, मामू, मामा, हमारे तो मतलब ये होता था ना कि तालीम और तरबियत सिर्फ माँ बाप से नहीं मिलती, हमें तो नाना भी ये बातें कहते थे, अरे मोहल्ले के दादा अंकल भी भी इस सिखा तरह रहे की होते बात थे, कहते आंटियां थे, भी सिखा रही हाँ होती थी, सिखा हम रहे हो, कभी माइंड नहीं करते एग्जैक्टली इस बिल्कुल, बात को। हाँ हमारी जनरेशन ने कभी माइंड नहीं किया। अब हमारे बच्चों को अगर कोई चलता फिरता हाँ। अंकल जो हमारे मोहल्ले के बोलते ना, हाँ। तो वो माइंड कर जाएंगे आप कौन है। आप कौन, हमें तो यकीन करें किसी ने अगर चलते फिरते समझा भी दिया, एक थप्पड़ भी लगा दी, हाँ। हम अगर घर पे जाके शिकायत भी करेंगे तो ना, उल्टा कभी- डांट पड़ती थी कि हाँ, कोई तो बात अच्छा, नहीं, क्या बड़े हुआ, हैं आपसे, कह आपने दिया, misbehave हाँ, कैसे बिल्कुल किया? मिसबिहेव ये कैसे हमारी किया। तरबियत था। ये तरबियत होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं चाहूंगी जफर भाई आप कंक्लूजन दे दें कि करना क्या चाहिए पेरेंट्स को। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बेहतरीन इंसान वो होता है जिसके पास मैनर्स होते हैं। मैनर्स, यस, हाँ ठीक है, तो हम वो जो आपने बात की ना कि भाई तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम लॉयर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, बैंक बैलेंस बना लो और कंपनियां खोल लो। हाँ, हाँ। सबसे पहले आप उसको मैनर्स से बोले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैनर्स है। आपको पता है दुनिया में जापान, जब बच्चा स्कूल जाता है 3 साल तक वो कुछ नहीं पढ़ाते, सिर्फ मैनर्स सिखाते। 3 साल। क्या हमारे ऐसा होता है हमारे स्कूलों में? बिल्कुल नहीं। 3 साल वो सिर्फ मैनर। आपको पता है दुनिया की वेल मैनर्ड कौम है जापान। यस, क्योंकि वो बच्चों, यानी अगर आप जानबूझ के किसी को लात मार दें, जापानीज को, वो खुद आपसे सॉरी करके चला जाए, सही, हालांकि आपने मारी लात, हाँ वो सॉरी करके चला जाए। सही, समझ आ रही बात? बिल्कुल हाँ, आ रही है मुझे। ठीक है, अभी उन्होंने किसी चॉकलेट कंपनी ने जो है वो 7 युआन जो है उन्होंने बढ़ा दिए हैं। सही, ठीक है, जापानीज येन होता है मेरे ख्याल है। तो उन्होंने भाई माफी मांगी है पूरी कौम से कि भाई अब मजबूरी है, इसलिए हम 7 येन जो है कीमत सही। बढ़ा, बहुत मामूली सी कीमत। ऐसी बातें हमारी हुकूमतें भी वैसे सुन लिया करे तो अच्छी नहीं, बात है, भी manners पेट्रोल तो महंगा हो, सिखाए तो हाँ सही। मैनर्स, सही बात है, ठीक है, आप समझ रहे? हाँ क्योंकि देखिए सबसे बेहतरीन इंसान नबी पाक ने उसको करार दिया है जिसके अंदर इखलाक होता है। इखलाक। तो जब मैनर्स ही नहीं है तो फिर सारी बातें सब बेकार हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात की है जफ़र भाई ने, बहुत अच्छी बात की है सकीना मैम ने, कि भाई ये मैनर्स जो होते हैं ना ये काउंट करते हैं। आपके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप उनको नहीं रोक रहे हैं, नहीं उनको आप समझा रहे हैं, तो इसका असर उनके आने वाली ज़िंदगी पर होगा। बच्चों को समझाने के लिए सिर्फ ये बात नहीं होती, मतलब बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप उनको ये कहें कि आपने उससे आगे निकल जाना है, इससे आगे निकल जाना है, मुल्क से बाहर चले जाना है, 10 घर बना लें, आपने पता नहीं क्या क्या कर लेना है। अगर आपने अपने बच्चों को ये तरबियत या ये तालीमात दे दी हैं कि उन्होंने एक अच्छा इंसान बनना है, उन्होंने चैरिटी करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, किसी की चीज़ों में नाइंसाफ़ी नहीं करनी है, जस्टिस करना है, यकीन करें आपने उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ग्रूम कर दी। इसके बाद वो जो भी कमाएं, इसके बाद वो जहाँ भी जाएं, वो जो भी रहेंगे, वो जेंटलमैन ही रहेंगे, वो जो भी रहेंगे दुनिया से, लोगों से मुख्तलिफ ही रहेंगे। क्योंकि पैसा, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त ये तो अल्लाह ताला के हाथ में और मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन तरबियत तो माँ बाप ने करनी होती है और ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, ये घर वालों की, ये आपके जो ग्रेट ग्रैंड्स होते हैं या आपके जो एग्जिस्टिंग जो आपके घर में लोग रह रहे होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे शो पर आए, सकीना मैम, जफ़र भाई दोनों, और बहुत ज़बरदस्त आज हमारी डिस्कशन हुई। सोशल मीडिया साइट पर आपने इसका ज़रूर फीडबैक देना है और आपने बताना है कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये आपको कैसे लगा। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और अहम टॉपिक है, और ये टॉपिक ये है कि सर के बाल जो हैं वो कैसे लंबे करें, घने करें, चमकदार करें, और एंटीलाइज क्लिनिक जो है वो भी खुल गए हैं। अब जुए निकलवाने के लिए, सर साफ करने के लिए आप क्लिनिक भी जा सकते हैं। सारी बातें होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई अभी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हुमैरा मौजूद है और टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कि टॉपिक क्या है। आज जो टॉपिक है ना वो टॉपिक ये है कि भाई आपके जो बाल हैं और आपका जो स्कैल्प है, आप इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, बालों को लंबा कैसे कर सकते हैं, रूखे बेजान बालों का इलाज क्या है, क्या रेमेडीज़ हैं। और ये जो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि जी सर में हमारी इचिंग हो रही है, प्रॉब्लम है, जुएँ हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसके लिए बहुत सारे एंटीलाइज क्लिनिक भी बन गए। तो क्या वाकई इन क्लिनिक्स पर जाना चाहिए या होम रेमेडीज़ जो है वो काफ़ी हो जाती हैं? बात करने के लिए उमैरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उमैरा बताएं कि स्टेप टू स्टेप चलते ना, पहले तो बालों को अच्छा कैसे किया जाए, चमक कैसे आए, बाल कैसे बड़े किए जाएं, बालों की केयर कैसे करनी चाहिए? देखो हम इस दौर में तो सिर्फ लगाने पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन ये कि जब तक आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे, जब तक आप इंटरनली इसको ठीक नहीं करेंगे तो बाल ऊपर आप थोड़े दिन के लिए बाल सही रहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए जिंक की कमी जिन लोगों को होती है उनके बाल ज़्यादा गिर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जिंक की कमी को पूरा कीजिए। उसके लिए बहुत सारे आपके पास फ्रूट्स भी, आजकल तो जितने फ्रूट्स आए हुए मैं कहती हूँ सब खाएँ आप।
हाँ। फ्रूट्स खाएं। दूसरा ये कि बालों की केयर के लिए बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट में भी देखते हैं, हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ भी नज़र आ रही होती हैं। लोगों को आजकल मैंने देखा है गूगल खोल लेते हैं, उसके बाद तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही इलाज चल रहा होता है। ये बिल्कुल, ये सब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इसके लिए सिंपल एक मैं रेमेडी बता देती हूँ कि आप अगर 100 ml कोकोनट ऑयल लीजिए और उसके अंदर 10 ml रोजमेरी ऑयल डाल दीजिए। कोई दूसरे तीसरे ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। सही। ये वाला ऑयल जब आप बालों में लगाना शुरू करेंगे तो आपके बाल देखेंगे कि जो डैमेज हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, गिरना भी रुक जाएंगे, आपके बाल नए भी आना शुरू हो जाएंगे। सही। इसका लगाने का, देखिए कोई भी ऑयल हो उसका लगाने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले रूट्स में बाल ऑयल को लगाना होता है। लगाने के बाद आपका एक प्रोसीजर होता है जो कि ऑयल को एब्जॉर्ब किस तरह किया जाए। सबसे बेहतरीन हमारी ये फिंगर्स होती हैं, टिप्स होती हैं। फिंगर टिप्स को जितना प्रेस कर करके आप लगाते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ऑयल एब्जॉर्ब होगा रूट्स के अंदर। जब ऑयल एब्जॉर्ब होगा, मैं एक मिसाल यही देती हूँ हमेशा कि गमले में हम पानी एक मुतदिल बैलेंस उसमें डालेंगे तो बिल्कुल पौधा जो है वो नशोनुमा करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा डाल देंगे तो वो जड़ के साथ बाहर आ जाएगा। सही। तो कोशिश ये करें कि ऑयल जब भी लगाएं हल्का सा मसाज करें, 2 घंटे इनफ होता है ऑयल लगाने के लिए। मसाज करने के बाद अगर आप चाहें तो उसको हॉट टॉवल जो गर्म करके वो के रैप कर लीजिए सर को, ताकि वो अच्छी तरह और पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद आप जो है एलोवेरा जेल है उसको पूरे बालों में लगाइए। हम लोग जो ये हीट बालों में यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हीट प्रोटेक्टर यूज़ नहीं कर रहे। सही, बालों में हीट प्रोटेक्टर तो यूज नहीं करते हैं। प्रोटेक्टर का काम करता है, ब्लो ड्रायर है, स्ट्रेटनर है, कर्ल्स हैं, चीज़ें तो उसकी वजह से वो फिर क्या होता है कि बाल जल भी रहे होते हैं, टूट भी रहे होते हैं, रूखे भी हो रहे होते हैं। तो हीट उसको प्रोटेक्टर करना यूज करना जरूरी चाहिए। होता है सबसे पहले। अच्छा, ये जो आपने अभी जुओं का मामले की बात की है ना, यस, तो ये लोग जो है ना पहले तो बहुत ज़्यादा वो इरिटेट होते थे कि क्या, एक तो सैलून में जब कभी कोई चला जाता था इस तरह का कोई क्लाइंट तो बड़ा वो हेजिटेट फील करते थे कि उसके बाल नहीं बनाएंगे या अटेंडेंट जो है वो मना कर देती थी कि हम इसका काम नहीं करेंगे। आप टॉपिक कब लेकर आए हो? आज से तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले मेरा जब सैलून होता था तो मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते थे। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, उसके जो के जिनके सर में जुएं होती थी, मेरे पास अभी पिक्चर नहीं है, वरना मेरे पास मैंने उनकी ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिनके सर में कंगा नहीं होता था, 6-6 महीने बाल नहीं वॉश हुए हुए। इस तरह के पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं और मैंने उनको ट्रीट भी किया, क्योंकि उसको पहले क्लीन करना पड़ता है हाइजीनिक स्टाइल से और बहुत सारे ग्लव्स पहन के, क्योंकि उस वक्त जब वो इस तरह के पेशेंट मेरे पास आना स्टार्ट हुए थे तो मुझे खुद अजीब सी फीलिंग्स मैं ये वैसे पूछना चाहूंगी कि ये किस तरह के पेशेंट्स होते हैं या किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं? ये क्या कोई ज़हनी प्रॉब्लम होती है कि नहा नहीं रहे, बिल्कुल ज़हनी प्रॉब्लम होती है कि भाई कंगा नहीं कर रहे? देखो ये सेवियर पे चला जाता है, लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि बच्चों की जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको पसीने की वजह से, एक तो होता है पसीना, और फिर ये कि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती आपके सर में। तो प्रॉपर क्लीनिंग करने के लिए हम लोग बच्चों के सर में एक नॉर्मल कंघी तो कर देते हैं जुओं की, लेकिन जो नेट्स होती हैं जिसे लीखे कहते हैं, हाँ, नेट्स, वो हम नहीं निकाल पाते हैं। और उसका एक तरीक़ेकार होता है जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती भी हूँ लोगों को कि किस तरह लगाना है। आप सैलून्स में जाइए, आजकल नो डाउट इस तरह के प्रोडक्ट भी आ गए हैं। मैंने देखा है कि कुछ कॉम्स भी आ गई हैं ऐसी कि मार्केट में आप वो जो सेल से चलने वाली, लेकिन उन सब से सिर्फ आपकी जुएं जा सकती हैं, नेट्स नहीं निकल सकती। अच्छा, मेरी नानी जो है ना वो ये तरीका करती थी कि वो जो कंघी होती है, जो छोटा कॉम होता है, बनाने जा रही हूं वही, तो वो उसमें वो ऐसे करके वो थ्रेड को कुछ ऐसे अभी सिखा रही हूँ कि वो थ्रेड किस तरह लगाना है। ठीक, तो वो कर लेती होती थी, वो भी बड़ा क्या फायदेमंद रहता है, उससे काफी फर्क उससे क्या होता है, उससे देखिए उससे नेट्स निकल जाती हैं। जब आपकी नेट्स निकल गई ना, उस नेट्स को क्या कहते हैं, वो जुओं के अंडे होते हैं। वो अगर आपके निकल गए तो जुएं खुद ब खुद, लेकिन वो क्या होता है, वो प्रोसीजर आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी करना होता है। और उसको भी लगाने का, निकालने का तरीका होता है कि सर में आपने पहले ऑयल लगाया और जब आप नेट्स निकालने की तरफ जाते हैं तो हल्का हल्का बालों को गीला करें। गीला करने के बाद फिर बालों को आपने थोड़े थोड़े पार्ट्स लेके फिर उसके बाद उसको 2 से 3 दफ़ा करके, मैं वो कंघी पहले बना लूँ, मैं बताऊंगी कि किस तरह आपने उसको नेट्स को निकालना है। ये थोड़ी मेहनत आपको घर में करनी पड़ेगी। अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो ज़रूर सैलून जाइए, मैं कहती हूँ कि वहाँ पे जाके आप करवाइए, लेकिन वहाँ भी आपको एक दफ़ा में नहीं होगा, एक सेशन में सैलून में नहीं निकल, सेशन में कभी नहीं होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो जुएं ख़त्म करने के लिए आप नीम का ऑयल मिलता है मार्केट में, वो लेकर आइए और उस जैसे अगर आप वो 100 ml वो ऑयल है तो उसके अंदर आप
5 से 6 काफ क्या कहते हैं जो गोलियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, फिनाइल की गोलियां। नीम के तेल में फिनाइल की गोली? जी, उसको पीस के उस तेल में डिप कर दीजिए। अच्छा। जब वो कड़वा तेल और मज़ीद कड़वा हो जाएगा तो वो आप सर में लगाइए, रूट्स के अंदर लगाइए, और उसके बाद ये प्रोसीजर कीजिए जो मैं अभी कंघी का बताऊंगी। हाँ। तो इंशाअल्लाह ताला जुएं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन फिर उसके बाद आपने क्लीनिंग का प्रोसेस रखना है ताकि दोबारा ना हो। ये बढ़ती ही इसीलिए कि आप उसे छोड़ देते हैं। छोड़ते साथ ही क्या होता है कि वो तो अंडे तो देते रहती हैं जुएं, और उसके बाद ये कि जब पसीना आता है तो वो पसीना उनका जो है उससे और बढ़ती है, जस्ट करता है स्कैल्प, वो ग्रोथ बढ़ती जाती है, क्लीनिंग नहीं हो रही होती है। फिर क्या होता है कि सर में ये बढ़ती क्यों है, वो खून पी रही होती हैं बच्चों के सर में। अच्छा हाँ, ये मुझे मुझे ये पूछना है कि भाई हमें बचपन से ये कहा था ना, जुएं जो होती हैं वो सर का खून चूस रही होती हैं, खून पी रही। मैंने कि बाकी ये मिथ है, ये बाकी सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। देखो जुएं सर में, आप जब भी जू को निकालेंगे, अगर कभी मारा है जू को तो देख लेना कि उसमें से ब्लड अच्छा खासा निकलता है। ऐसी ऐसी जुएं होती हैं, अल्लाह खैर करे। कि मतलब ये कि ये अब मुझे ना इसको डिस्कस करते हुए भी कुछ होता है, कुछ हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, लेकिन क्या करें, आप लोगों की जो है ना वो सर को ठीक रखने के लिए, बालों को अच्छा रखने के लिए हमें इन चीज़ों के ऊपर बात करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये भी होता है, क्योंकि बहुत दफ़ा मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं भाई जिन लोगों के सरों में जुएं होती हैं वो जो है वो उनका खून चूस रही होती हैं, और वो पता नहीं जो है ना वो उसकी वजह से जो आपके बालों की जो एक तरह की ग्रोथ होती है ना वो भी उससे मुतासिर होती है। अगर आपका स्कैल्प ही साफ़ नहीं है तो आप खुद सोचें कि किस तरीके से जो है वो आप अपने बालों की केयर करेंगे। पहले तो आपको अपने स्कैल्प को डैंड्रफ से बचाना है, लाइस से बचाना है, ये जो निट्स होती हैं इनको साफ़ करना है। ये बड़ी शर्मिंदगी होती है जब आप कहीं अगर चले जाएं, डैंड्रफ हो या ये निट्स हो सर के अंदर या जुएं हो, आप खुजा रहे होते हैं, और इनफैक्ट आपका स्कैल्प देखिए ना कि वो कितना ज़्यादा अजियत में आता होगा। ये जो आपका स्कैल्प है उसमें जुएं घूम रही हैं, वो क्या हाल करते होंगे स्कैल्प का। को देखें ना तो एक तो पहली नजर पड़ते ही आप उस बंदे से दूर हट जाएंगे, दूर हट जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके साथ बैठना, खाना पीना वो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तो वो बंदा तो एक तो वो यूज्ड हो जाता है। दूसरा ये कि जो आप स्कार्फ वेयर करते हो, दुपट्टा वेयर करते हो, वो मलमल या कॉटन का वेयर करो। जब आप रेशमी स्कार्फ वेयर करते हो ऑब्वियसली वो पसीना अंदर आएगा, वो पसीना सर के अंदर ही रहेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा किसी कपड़े में। तो वो इसी वजह से आपके सर में और फंगल इन्फेक्शन आपको पता है जुओं की वजह से इन्फेक्शन भी आ जाता है सर में, और मैंने ऐसे मतलब जुओं के साथ साथ सर में जख्म भी बढ़ता चला जाता है। सही कह रही हैं, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं होती कि अगर आपके सर में जुएं हैं और आप इस बात से बेफिक्र हैं कि जी ठीक है वो तो जुएं तो होती रहती हैं, जुएं तो जो है ना वो चलती रहती हैं, हम कंघी कर लेते हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, लीकें रह जाती हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अपने बालों के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं। ये जुएं आपके सर में होती हैं, लेकिन आप महंगे महंगे शैम्पू ला रहे होते हैं, तेल लगा रहे होते हैं, रेमेडीज़ कर रहे होते हैं। पहले आप जो आपके बालों को बर्बाद करने की जो असल वजह है, आपके स्कैल्प की जो इन्फेक्शन की जो असल वजह है वो जाने, और फिर उसके बाद जो है वो आप अपने बालों की रेमेडीज करें, इलाज करें। आप हमें बताएंगी कि किस तरीके से जो है वो कंघी में जुएं निकाली जा सकती है। क्योंकि मेरे घर में तो ना जुएं है ना कंघी, तो कहीं से मैंने अरेंज की है। जुओं की कंघी मार्केट में आम मिल जाती है, आप किसी भी किस्म की जो आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब कंघी मैंने ये रखी है। अच्छा, अब क्या होगा, आपके पास घर में किसी भी किस्म का कोई भी धागा रखा हुआ है, एक तो मोटा धागा आता है तो उसको आपको बल बनाने की जरूरत नहीं है। इस धागे के हमने 3 से 4 बल कर लेने हैं। बल करने के बाद होप कि ये धागा जो है वो नजर आ रहा होगा कि बड़ा बारीक सा ये धागा है जो मुझे इस वक्त मिल सका मैं लिया। अगर आपके पास वाइट धागा हो ना तो वो ज्यादा अच्छा है। वाइट धागा लेंगे तो आपको प्रोमिनेंट पता भी चलेगा कि कितनी आपकी नेट्स निकल रही हैं, कितनी जुएं निकल रही हैं, तो उसमें आपको कंघी से पता चल जाए। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर जो है इसका अब ये सिरा मैं यहाँ से ये पकड़ लूंगी। अच्छा, ये कंघी अगर हमने ली है तो देखो इसके दंदाने होते हैं ना, तो ये हमने 3 से 4 दंदाने, अगर नजर आ रहा है तो ये देखिए, ये हमने दंदानों जरा थोड़ा फोकस करें, अगर इसको हमने ग्रिप किया है दंदाने को, और अब फिर इसको नीचे की तरफ धागे को लेकर आएंगे ताकि वो अच्छी तरह से ग्रिप बन जाए। जब तक ये ग्रिप बनेगी, पहले मैंने बैक साइड से किया, अब मैं फ्रंट से कर रही हूँ। ठीक है, ये अगर नजर आ रहा तो देखो ये दंदाने जो हैं बिल्कुल ये ग्रिप में आ गए 3 से 4। इसी तरह हमने पूरी कॉम्ब में दंदानों को इस तरह देखो, बिल्कुल राइट, ठीक है। पहले मैं बैक से कर रही हूँ, फिर नीचे की तरफ गई, फिर वापस आई, फिर मैंने इसी को वापस पलट के फ्रंट से किया है।
इसी तरह करते करते मैं पूरी कंघी को इसी तरह ये देखो, अब आपको नजर आ रहा है, ये गैप से नजर आ रहा है ना। जी जी। इसी तरह मैं करते 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 पूरी कंघी को बना दूंगी। अच्छा, अब ये खैर अभी तो धागा छोटा पड़ गया, ये देखो जिस तरीके से ये दंदाने गैप बन गए ना, जी जी बिल्कुल, 4 4 6 6 ये बिल्कुल सारे, ये हाँ, ठीक है, ये नजर आ अच्छा रहा है। अब आपने करना क्या है, इसको नीचे से आप नॉट को बांध देंगे दोनों ठीक, को, अच्छा। नीचे से आपको पूरी फिक्स हो जाएगी। हाँ। जब तो ये आपने नीचे से नॉट्स को बांध देनी, कंघी सही। आपकी रेडी हो गई। सही। कंघी जब रेडी हो जाएगी तो आपने अच्छा, ये पूरी कंघी के ऊपर नहीं मैंने लगा? धागा खत्म हो गया अच्छा, इस अच्छा, वक्त, सही, लेकिन सही। आपने पूरे इसी तरह करते करते 4 6 दंदाने ना बना के ये आपने पूरी जरा क्लोज कंघी को- करके दिखाएं कि इसकी शेप क्या आई है कंघी की ना, ताकि वो पता चल सके कि एग्जैक्टली शेप क्या है। इसको क्लोज करें। यस। हाँ, अब मैं बता दूं कि देखो जैसे ये देख रहे हो आप लोग जी, गैप बिल्कुल, बन के, हाँ, इस तरह ये आपके गैप बन के जो है ना दंदाने ग्रिप में आ जाएंगे। ग्रिप में उससे आ क्या होगा कि जब बालों में करोगे तो वो आपको एक टाइट लुक देगा, बालों में look देगा, सही। टाइट लुक देगा। अब आपने करना क्या है, जब ये कंघी रेडी हो गई आपकी, हाँ। तो आपने तेल लगे सर में हल्का हल्का पानी मिलाना है, लगाना है, गीला करना है बालों को, और बालों के पोर्शंस लेने थोड़े थोड़े, इतने इतने से पोर्शन लेने, उसको पकड़ना है पीछे से, और कंघी को हमने रूट से लेके 2 से 3 दफा ऐसे ऐसे करना है, फिर उसके बाद नीचे लेकर आना है ताकि सारे दंदानों में बाल फंसे, हाँ। और वो जो नेट्स हैं वो फंस के वो निकलना शुरू हो जाएंगी। सही। और पानी का कोई मग या वॉशरूम में ये काम करना है ताकि आप इसको वॉश करते रहो, हाँ। फिर उसके बाद निकालो, फिर वॉश अच्छा, करते साथ रहो, साथ ये ताकि कंघी, कहीं तो ये गिरे ना। धागा जो है उसमें वो ये वाटरी हो जाएगा, तो इसका कोई नहीं, तो कुछ नहीं होगा, कुछ अच्छा, नहीं होगा, सही, ठीक क्योंकि है। ये तो बन गए ना, हमें धागे से अब उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमें ये जो दंदाने ग्रिप बनानी थी, हमने सिर्फ ग्रिप बनानी है। ओके, ये सिर्फ ग्रिप बनाने के लिए सिर्फ किया है, ग्रिप सही, बनाने सही। के लिए। ग्रिप बनाने के बाद आप पूरी कंघी में ये ग्रिप बन जाएगी बारीक बारीक, तो वो क्या होगा कि बालों को वो कैप्चर कर लेगी, और उसके बाद थोड़े थोड़े पार्ट्स लेके आप पूरे बालों में जब जुएं लीखें खत्म हो जाएं, उसके बाद और तेल कौन सा लगाना है, जो मैंने बताया था कि नीम के तेल के अंदर आपने जो फिनाइल की गोलियां हैं वो थोड़ी सी पीस के मिक्स करके रख दीजिए। 2 घंटे के बाद वो तेल लगाइए, और तेल लगाने के बाद आपने ये वाला प्रोसीजर करना है। सही। और फिर आप वॉश कर लीजिए बालों को, कोई अच्छा शैम्पू, माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए, सही। क्योंकि फिनाइल की जो गोलियां हैं हाँ। उससे बाल ड्राई होगा थोड़ा सा। अच्छा, तो कोई अच्छा। अच्छा सॉफ्ट शैम्पू से बाल वॉश कीजिए। कंडीशनर टाइप का ये कुछ वाला इस तरह से, प्रोसीजर हाँ। आपने हफ्ते में 2 दफा करना है, बाल बच्चों के बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्लीनिंग अच्छी से करिए। चलिए जी, फिर उसके बाद जो है वो क्लीनिंग जो है अच्छे से करें, और ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो हुमैरा ने हमें बताई है। मज़ीद भी बात करेंगे कि बालों की केयर कैसे की जा सकती है, बालों के लंबा होने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन पहले सर तो साफ़ करना ज़रूरी है ना। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि आप अपने बालों को घने स्याह चमकदार कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले साफ़ तो करें, सर साफ़ करें, क्लीनिंग करें, बालों का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ये है कि जुओं से और ये जो निट्स होती हैं इनसे अपने सर को साफ़ रखें, खुश्की से बचाएं। कितना ज़रूरी होता है सर वॉश करना, और कब करना चाहिए सर वॉश, और जो लोग सर वॉश नहीं करते क्या होता है उनके साथ, ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। आपके पास तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो सर डेली वॉश करो। सही। क्योंकि जो स्वेटिंग है, जो आपका डर्ट है बाहर आ रही है, वो तो रोजाना सर पे बैठ रही है ना। दिन में 2 दफा भी करो तो मैं कहती हूँ, हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, हफ्ते में 1 दफा शैम्पू करना है या 2 दफा शैम्पू करना हाँ, है। ये पता नहीं किसने बात कह फैलाई दिया हुई है। हाँ। आप डेली वॉश कीजिए, और जितना वॉश करोगे उतना बाल जितना साफ रहेगा ना, उतना गिरेगा भी कम। आप ये नोट कर लीजिएगा। हाँ, सही। दूसरा ये कि मैं अपने ये बताऊं कि मेरे पास आज से तकरीबन 10-12 साल पुरानी मैं एक बात बता रही हूँ कि जब सैलून में रन करती थी, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, बच्ची, कम से कम वो मेरे ख्याल से 12-13 साल की वो बच्ची होगी। अच्छा। और उस 6 महीने तक उसने बाल को वॉश नहीं किया था। उसके बाल ऐसे जुड़े, 6 महीने तक बाल वॉश नहीं किए। बिलीव करो कि उस वक्त जब वो क्लाइंट मेरे पास आई थी ना, तो मेरे अपने मुझे कुछ हो रहा था, क्योंकि मुझे इस तरह का जो कोई पेशेंट देखता, एक तो जुओं वाला कोई सामने बैठे तो भी मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। हाँ। फिर ये कि मैंने उसको देखा तो वो बच्ची स्कूल जाना उसने छोड़ दिया था। नींद उसको प्रॉपर नहीं मिल रही थी, वो सो नहीं पा रही थी, बाल उसके जुड़ गए थे बिल्कुल, थे शॉर्टकट, ज़ाहिर बाल कटवा दिए होंगे जिन्होंने भी देखा होगा। तो वो बच्ची को मैंने इस तरह ट्रीट किया था कि एक तो फिर ग्लव्स पहने, फिर उसके बाद आंखें कुछ सोच के मैंने कहा स्टार्ट करना है। हाँ। बालों को उसके वॉश किया, उसके बाद जो है फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑयलिंग की। वॉश करने के बाद क्योंकि बाल इतने जुड़े हुए थे कि मैं उसमें ऑयल भी नहीं लगा पा रही थी, तो वो फिर मैंने वो उसकी ऑयलिंग की। ऑयलिंग करने के बाद मैंने इसी तरह पहले तो कॉम्ब किया, नॉर्मल कॉम्ब करने के बाद जब बाल सॉफ्ट हो गए थोड़े,
फिर उसके बाद निकालना शुरू किया और उस जगह को बिल्कुल ऐसा रख दिया कि सारी चीज़ें मैंने अपनी हटा दी वहाँ से सैलून में से। फिर उसके बालों को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद जो है फिर उसको मैंने अपना एक ऑयल दिया, क्योंकि मेरा अपना एक ऑयल भी है जो कि एंटी लाइस मेरा ऑयल है, वो मैंने उसको ऑयल लगाने के लिए दिया कि ये आपने हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है और फिर क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मैंने तो कर दी थी जो मुझे क्लीनिंग करनी थी। घर जाके मुझे पता था जो 6 महीने नहीं नहाई बच्ची, जो जिन लोगों ने घर में उसका ये हाल किया, तो हद हो आगे गई क्या है करेंगे? वैसे तो कोई बाकी बड़ी कोई हद होगी 6 महीने तक, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई अपना सर पता ना नहीं धोए? भाई, मैं हैरान थी रियली इस बात पे। अमेजिंग। मतलब तो वो बच्ची का फिर ये है कि उसको उस दिन वाकई वो जाके दूसरे दिन मैंने उसका फॉलो अप लिया कि मैंने कहा अब बताओ तुम्हें नींद आई नहीं आई? वो सुकून से सोई वो बच्ची। उसके बाद फिर ये कि मैं वो जैसे ही बच्ची गई है ना, सबको मैंने कहा कि जाओ अपने आप को क्लीन करो। सबसे पहले मैंने सैलून को क्लीन किया क्योंकि मुझे इतनी घिन आ रही थी कि भाई ये अनबिलीवेबल भी बात है, अमेजिंग बात भी इसलिए कि हैरान कर देने वाली बात है कि ये यकीन नहीं आ रहा है बंदे को, बंदा बैठ के ये कह कि ये भी होता है। अच्छा, उस जमाने में मैंने पिक्चर अपने मोबाइल से ही ली थी और वो बच्ची की पिक्चर आज भी मेरे पास सेव है, बिफोर एंड आफ्टर की, क्योंकि मैंने पहले पिक्चर ली और जब मैंने उसका ट्रीटमेंट कर लिया उसके बाद की मैंने पिक्चर ली। तो यह है कि उस बच्ची को मैंने क्लीन किया, उसके बाद तो मैंने कहा कि इस तरह के पेशेंट के, उसके बाद मैंने अपना ऑयल लॉन्च किया था। अच्छा, जो मेरा एंटी लाइस, मैंने अभी बताया ना कि मेरा एक ऑयल है, एंटी लाइस ऑयल है। उसके बाद मैंने अपना ऑयल लॉन्च किया कि इस तरह के पेशेंट के लिए एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि क्योंकि शैम्पू तो बहुत है मार्केट में, लेकिन ऑयल इस तरह अभी के बहुत कम है। आप ये एंटी लाइस आपका शैम्पू है जो आप मेरा लोगों को ऑयल है रेकमेंड करती हैं? एंटी-लाइस। अच्छा, बिल्कुल, मैं लोगों को उसका recommend फायदा करती होता हूँ। है, काफी फायदा बिल्कुल होता है। अच्छा, जितने मेरे मतलब मेरे क्लाइंट हैं जो मुझे जानते हैं वो हमेशा मुझसे इस तरह के बच्चों की तो रहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि आगे कोई चीज बढ़ जाए इससे बेहतर है कि इसको यहीं ट्रीट कर लिया जाए ताकि ये खराबी की तरफ ना जाए। तो वो बच्चों के लिए अमूमन ज्यादातर स्कूल गोइंग बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चों के लिए माएँ जो हैं फिर वो ये मुझसे ऑर्डर करती हैं और वो ऑयल फिर मैं उनको दे देती हूँ। और फिर ये नहीं है कि उनको लगाते रहना है, खत्म हो जाती है उससे। अच्छा, खत्म हो फिर उसके बाद ये है कि आप नॉर्मल ऑयल जो भी आप लगा मतलब रहे ये हो लगाइए। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो शॉर्ट टर्म होते हैं, आपने किया और आपका बस मसला हल हुआ और वो खत्म। कुछ होते हैं ना कि आप वो लाइफ टाइम आपके ट्रीटमेंट बन जाते हैं कि आपने करते रहना है। बट ये जुओं वाला मसला ऐसा है तो इसके ऊपर तो पेरेंट्स को भी तवज्जो देनी चाहिए, घर में जो लोग, बल्कि जिस शख्स के खुद सर में जुएं पड़ी हुई हैं वो जरा गौर करे अपने सर के ऊपर कि भाई अगर वो ये चाहता है कि उसने अपने बाल अच्छे करने हैं, उसने अपनी हेल्थ जो है वो अच्छी करनी है, तो अपने सर का, अपने बालों का, स्कैल्प का ख्याल रखें, साफ रखें। बहुत शुक्रिया उमेरा। हाँ बिल्कुल, सफाई नफ्स ईमान है। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आई। शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताना है आपने, और हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम आप तक जो है तमाम तर आपके मसाइल का हल पहुंचाएं। और हुमैरा जब भी हमारे साथ मौजूद होती है हमें बहुत अच्छी रेमेडीज़ बता के जाती हैं। कमेंट कीजिएगा सोशल साइट पर, बताइएगा कि शो कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप वॉचिंग सीरियल 10।